हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट से बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 30.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। प्राची, पप्पू, राहत, निशा, हार्दिक, रुद्रा, दीपशिखा, सपना, सचिन, केशव, रियाज, तनय, दिलसाद, आलोक, प्रीति, गौरव, तेजस, समिया, अशोक, ईशा, जेसिका, नमस्कार। आविदा जी बहुत बहुत नमस्कार। और बताएं कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है तैयारी? क्यों? तो आई होप आप सभी लोगों की तैयारी एकदम जोरदार चल रही है, रिवीजन एकदम भरपूर चल रहा है। क्यों? तो आइए आज हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं लेक्चर नंबर 10 का। भैया आज सुबह सुबह हम उठे और हमने सबसे पहले उठते ही ढोकले खाए और फिर किया होमवर्क डिस्कशन रिकॉर्ड। प्रयास 2.0 बैच का तुम्हारा तो आज ही डिस्कस करेंगे। ढोकले खा लो, बढ़िया मस्त मजा आ जाता है। चलिए भाई, लेक्चर नंबर 10 की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? आज हम पढ़ेंगे मेसो कंपाउंड्स, रेसमी मिक्सचर, रिजोल्यूशन, डीएल कॉन्फ़िगरेशन, इराइथो थ्रियो। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनको कवर कर लेते हैं। और मुझे आप 12:10 पर याद दिलाइएगा, अपने जो पिछले होमवर्क हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, मेसो कंपाउंड क्या होता है समझ लीजिए जरा। एक लाइन की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। मेसो कंपाउंड क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर है जिसमें दो या दो से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं और प्लेन या सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी या सेंटर ऑफ सिमेट्री, दोनों में से कोई भी मिल जाए। दोनों होंगी तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको पॉस मिल जाए या कॉस मिल जाए या दोनों मिल जाए, लेकिन एक जरूरी बात कि दो या दो से ज्यादा कायरल होना चाहिए, तभी तुम उस कंपाउंड को क्या बोलते हो? मेसो कंपाउंड। जैसे आपके सामने ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे अगर मैं आपके सामने एक सवाल लिख दूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो मालिक? क्या तुम मुझे बता सकते हो मालिक, क्या मैं इसको मेसो बोल सकता हूं? दोनों कंडीशन चेक करेंगे। क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर। क्या ये कायरल कार्बन है? यस सर। तो मेरे को कायरल कार्बन दो मिल गए। क्या इसमें पॉस है? ये हम चेक कर लेंगे और ये मिल जाएगी पॉस, देख लीजिए। तो कायरल कार्बन आ गया, पॉस आ गया, तो मैं कह दूंगा मेसो हो गया जी। ए जी मेसो हो गया जी। क्यों मेसो हो जाएगा? आइए एक सवाल और देख लीजिएगा। आप भी क्या याद रखेंगे? आप भी क्या याद रखेंगे? HOHCH2, HOHCH3, बताइए क्या ये मेसो कहलाएगा क्या? सर ये भी मेसो है क्या? आइए, ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया, और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल गई। प्लेन में आने वाले एटम या ग्रुप तो डिस्कार्ड हो गए, CH2 को छोड़ दो। ऊपर नीचे बराबर बराबर हिस्सा मिल रहा है, यानी कि कायरल कार्बन 2, प्लेन ऑफ सिमेट्री यस, मेसो यस। समझे? समझे कि नहीं? बहुत आसान, बहुत आसान। आइए अगला देखिएगा, अगला देखिएगा। अब आप मुझे बताइएगा, क्या ये मेसो है, हां या ना? बोलिए, मेसो है कि नहीं है? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं। एक बच्चा कह रहा है सर मेसो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। यस डेफिनेटली। अरे यार, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो मेसो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। यस यू आर राइट माय फ्रेंड। क्या बात है, आपने क्या बात कही है। ओहो, आपने मेरी नॉलेज में इतना इजाफा किया है, बहुत बढ़िया। ये बात तो मुझे बताना चाहिए, ये बात तो मुझे लोगों को बताना चाहिए, ये बात छुपी नहीं रहनी चाहिए, ये बात जनता को पता होनी चाहिए। आपने जो नॉलेज में इजाफा किया है, इस बात को मुझे, मेरे ख्याल से, एक मिनट रुकिए, इस बात को बता देना चाहिए।
एक मिनट रुकिए जरा, इस बात को छुपी नहीं रहनी चाहिए बात। हाँ एमआर सर, अरे मेसो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, ये बात फैला दो एकदम, एकदम ये बात फैला दो। वाह वाह, क्या बात है, आपने जो इजाफा किया है नॉलेज में, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए, ये वाला मेसो है कि नहीं? ऑडियो मैसेज डाल दिया हमने। व्हाट्सएप ऑडियो डाल लो, मजा आ जाता है। चलिए आइए इधर 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 इधर, ये बताइए जरा, ये क्या है? सर यहां कायरल कार्बन दो आ रहे हैं। जी सर, कायरल कार्बन दो आ रहे हैं। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? पॉस। मालिक, अरे मालिक यहां मिथाइल है, यहां इथाइल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। और इसमें कॉस हम देखते नहीं है ओपन चेन में, यानी कि मेसो नहीं होगा। ठीक है, मेसो नहीं होगा। बोल दीजिए सर, ठीक है, डन है। चलिए एक सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर, ये यम्मी 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 यम्मी, बताइए जरा, क्या ये मेसो है? क्या ये मेसो है? क्या ये मेसो है? बताइए, क्या ये मेसो है? एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसे काट दो। अरे पगले, अगर तुम ऐसे काटोगे तो यहां ओ OH है, यहां H है। अच्छा, काट ऐसे रहे हो और देख ऐसे रहे हो। वाह वाह, आपके लिए जोरदार तालियां, बहुत बढ़िया। अरे पगले, काटोगे ऐसे तो इधर से इधर देखोगे ना सिमिट्री, उधर H है, इधर OH है। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं रे। चलो बताओ जरा, इसका क्या आएगा? मेसो है कि नहीं है? बोलो भाई, ये वाला मेसो है कि नहीं? ये कायरल, बिल्कुल सही बात है। ये भी चिराल कार्बन है, दोनों ही चिराल कार्बन है। और मेरे को पॉस दिख रही है, तो कायरल कार्बन दो हैं, पॉस मिल चुकी है, यानी कि मेसो हुई गवाह। एकदम सही जवाब। अगला सवाल आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो। चलिए बताइएगा, ये मेसो है क्या? ये मेसो है क्या? एक कह रहा सर यूएमसी की रैंकिंग बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बेटा, अभी हम थोड़े पीछे हैं, लेकिन मुझे लगता है 2-3 महीना और अगर आप लोगों का साथ रहा तो हम एम्स को भी पीछे छोड़ देंगे और दुनिया का नंबर 1 कॉलेज बन के दिखाएंगे हम। किसमें? पागलपने में। चलिए बताएं, ये मेसो है क्या? सर कायरल कार्बन तो है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्यों? यहां Me है, यहां H है। ठीक, तो कायरल कार्बन दो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नो, मेसो नो। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि 3 गिरेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात थोड़ी होगी, 3 गिरेंगे भैया। कैसी हरकत कर रहे थे, समझे? समझ गए क्या? लिखना चाहते हो? लिखना चाहते हो इसको? अरे कॉस कहां से आ जाएगी पगले। एक तो ये हेलीकॉप्टर लेके आ जाते हैं ना अपना, डुन 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 करते हुए, ये हेलीकॉप्टर वाले। अरे बता रखा है 3 में काएगी सेंटर ऑफ सिमेट्री। अरे भैया कैसी हरकतें करते हो। अगर तुम इसको सेंटर बोल रहे हो तो चलो, ये तो अपोजिट है, ये भी अपोजिट है। मैं आपके साथ आधे रास्ते तक साथ में हूं, आधे रास्ते तक साथ में हूं कि चलो ये अपोजिट है, लेकिन मैं पूरे रास्ते में साथ नहीं दूंगा क्योंकि तुम खाई में गिरने जा रहे हो, मैं थोड़ी गिरूंगा। ये कार्बन है, यहां है हवा हवाई, तो कहां से सिमेट्री आ जाएगी? ठीक है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे चलते हैं अब हम। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा।
चलिए अगला सवाल आपसे क्या कहना चाहता है, आप मुझे बता दीजिए। इसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? इसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? इसके बारे में, इसको थोड़ा अच्छे से बना देता हूं ऐसा। चलिए सॉल्व करके बताइएगा। इसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? इसके बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? चलिए फटाफट से आप मेरे को सॉल्व कर दो, सॉल्व। सॉल्व कर दो, सॉल्व। चलिए भाई इतने कर लिए तो समझ जाओगे। बोलिए भाई, बोल दीजिए सर। नंबरिंग कर दें इनकी कंपाउंड्स की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 सवालों को आप सॉल्व करके बता दीजिए मुझे। मैं आपको इस सवाल को, ये पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 1.59 मिनट्स का टाइम दे रहा हूं। चलिए चलिए सोचिए जरा, क्या कहना चाहते हो? कह दो ना मैं जो हो, कह दो ना मैं जो हो। बताइए भाई, ओ भाई क्या आंसर आ रहा है? सोमो सोमो सासा। बोलो क्या आंसर आ रहा है? ये कौन सा नंबर लिख दिया? ये कौन सा फोन नंबर चल रहा है भाई कमेंट में? कह दिया। कह रहे हैं ऑल एक्सेप्ट 7-Eleven। अच्छा देखते हैं। बोले भाई, हो गया क्या? हो गया क्या? हो गया है तुझको तो प्यार सजना। जल्दी बताओ फटाफट से, क्या कहते हो? क्या लग रहा है भाई साहब? चलिए आइए, नंबर 6। सबसे पहले कायरल कार्बन, चिराल कार्बन देखेंगे। चिराल, क्या ये चिराल है? ये चिराल है, दो चिराल होगा। यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, बिल्कुल देखें। ये भी अबव द प्लेन है, ये भी अबव द प्लेन है ना? तो हम बोलेंगे मेसो है। अगला बताओ, ये कायरल लेकिन पॉस नहीं है, मेसो नहीं है। ठीक, ये कायरल नहीं है। अरे भैया यहां फैल गए क्या? क्या कोई यहां फैला? अरे मालिक ये कायरल कार्बन नहीं है। क्यों? इधर से और इधर से दोनों रास्ते सेम है, तो ये कायरल कार्बन ही नहीं है यार। कायरल कार्बन नहीं है तो मुंह पे बोलो मेसो नहीं है। अरे कायरल कार्बन ही नहीं तो मेसो कहां से हो जाएगा? ये भी कायरल कार्बन नहीं है, मेसो नहीं है। अरे कायरल कार्बन तो होना चाहिए ना पहले। सर ये दोनों कायरल हैं और ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मेसो है। सर ये दोनों कायरल हैं, पॉस नहीं है
मेजो नहीं है। समझे बात को? अगला बताएं, ये दोनों कायरल हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मेजो है। आपकी बात सही है टोनो। ये दोनों कायरल हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, मेजो है। आपकी बात सही है टोनो। वाह वाह। ना ये कायरल ना ये कायरल, तो मैं कैसे कह दूं इसको मेजो? ना ये कायरल ना ये कायरल, मैं कैसे कह दूं इसको मेजो? वाह वाह वाह। कायरल ही नहीं है तो मेजो कैसे कह दूं? अब मुझे बताओ ईमानदारी से, मम्मी का समय, कितने लोगों के सारे सही थे? 6 से लेकर 15 तक सारे सही कितने लोगों के थे? बोलो 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 बोलो। कह रहे हैं वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। बोलो भाई, अरे बोल दो ना। कर दिया ना गलत? दुखा दिया ना दिल बेचारी का? क्यों? कर दिया ना गलत? 14 और 15 आपने जो भयंकर गलत किया ना, क्या बताएं। अरे कायरल कार्बन तो होना चाहिए ना पहले। कायरल कार्बन ही नहीं है, तुम कहां से मैं जो कह दोगे? कायरल कार्बन तो होना चाहिए ना। ठीक है, समझ गए? ठीक आहे। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप समझ गए मेजो कैसे चेक करना है। अब आइए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है आपसे? पॉइंट नंबर 2 कहता है कि मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। और ये आपने हमारी नॉलेज में इजाफा किया था, तो देखिए इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। देखो, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। सर ये इंटरनल कंपनसेशन क्या होता है? कंपनसेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। कैंसिलेशन ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। सर इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं। माना माना कि ये सवाल है और ये एक मेजो है और ये कह रहे हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों है। आइए सुनिएगा ध्यान से। अगर इस वाले कायरल कार्बन की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन प्लस में आता है, मान लीजिए +30 मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं, तो इस वाले कायरल कार्बन की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन -30 आएगा ही आएगा। क्यों? ये ग्रुप सेम लगे हुए हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब थीटा नेट जो आएगा वो आएगा 0 से। थीटा नेट आएगा 0। और अगर थीटा नेट 0 आ गया, इसका मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव। समझे? इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। यानी कि एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही कंपाउंड के अंदर, अच्छा ये मेजो तो है ना, चेक कर लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कायरल कार्बन है, ठीक है ना? तो एक ही कंपाउंड के अंदर दो कायरल कार्बन के रोटेशन, आपस में कैंसिलेशन, और एक ही कंपाउंड यानी कि इंटरनल हम बोल रहे हैं। इंटरनल क्या होता है? अंदर। इंटरनल मतलब अंदर। ठीक है, तो मेजो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। ठीक है, नेट थीटा 0 आएगा ना, +30 और -30 कितना होता है? कह रहे हैं 0 कहां से आ गया। नमस्ते अंकल। ठीक है, ठीक है। तो मेजो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। नोट कर लीजिए। अजमी कह रहे रामपुर आइए सर। बेटा रामपुर अभी हम निकल के गए थे, अभी हम लोग थोड़ा पहाड़ों में गए थे ना, तो रामपुर से ही निकली थी हमारी सवारी। कायनात का कहना है कि 30 कैसे आया? कोई बात नहीं कायनात, तुम बताओ कितना लिख दूं मैं? तुम बताओ, तुम बताओ। चलिए हम आपके लिए लिख देते हैं 45 लिख लीजिए 45 डिग्री लिख लीजिए। हमें थोड़ी पता कितना आएगा, हमने तो मान लिया 30, हमने 45 मान लिया। 45 ठीक है कि नहीं, कि और कुछ लिख दूं? और भी लिख दूं? 50 लिख दूं? 50 50 लिख लीजिए। ऐसी क्या बात है, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, तो हमें नहीं पता ना कितना, हमने अपनी तरफ से लिया 30, तो दूसरे का -30 हो जाएगा। ठीक है,
सर ये पता कैसे चलता है? ये तो देखो तुमको पीपीएल से पता चलेगा, मतलब पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से। ये तुमको पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। सर पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अगर ऐसी बदतमीजी भरी बातें मेरे से आज करी तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पढ़ा चुके हैं पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। कह रहा 23.5 करोड़ लिख दो। अच्छा ठीक है। चलिए आगे चलें। पॉइंट नंबर 2 आई होप आपने लिख लिया होगा। आपने पॉइंट नंबर 2 लिख लिया होगा। एक बच्चा पता क्या कह रहा है? कह रहा है सर इसमें कॉस आ गई है। अरे मालिक कायरल कार्बन तो होना चाहिए ना, कायरल कार्बन ही नहीं है तो फिर कहा आएगा पॉस पॉस? मेसो कंपाउंड के लिए दोनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। एक तो क्या है, तुम्हारे कान जो है थोड़े खतरनाक खराब है, कान का इलाज करवाओ, कान का इलाज करवाओ, कान का इलाज। बरेली में एक दवा खाना है, वहां जाइए और उनसे बोलिए कि सर लेफ्ट कान में दिक्कत हो रही है, तो वहां पे एक डॉक्टर साहब हैं, वो सही कर देते हैं, एकदम दोनों कान सही कर देते हैं। भाई कायरल कार्बन के साथ सिमिट्री मतलब पॉस या कॉस, तुम क्या सुनते हो? कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ये सुना तुमने, और आधे घंटे बाद सुनते हो पॉस कॉस, पॉस कॉस। बेटा दोनों चीजें एक साथ सुननी है। आइए इधर तीसरा पॉइंट देखिए, दोनों चीजें एक साथ सोचनी है तुमको, तभी तो मैसो सोचोगे। मिरर इमेज ऑफ मेसो कंपाउंड रिप्रेजेंट इट्स आइडेंटिकल फॉर्म। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड है, तुम उसका मिरर इमेज बनाओ आइडेंटिकल ही होगा। अरे ऑप्टिकल इनएक्टिव है ना, तो सेम कहां से हो सकता, अलग कहां से हो सकता है? सेम ही होगा ना, ठीक है। मेसो कंपाउंड का कभी तुम्हें मिरर इमेज बोल दिया जाए तो वो सेम होता है। अरे ऑप्टिकल इनएक्टिव है, काहे की मिरर इमेज, काहे की मिरर इमेज भाई? तो मेसो कंपाउंड का कोई एनेंशमर थोड़ी बनेगा कभी। एनेंशमर तो बनता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का, एनेंशमर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड का बनता है, याद करें, याद करें वो पल, एनेंशमर ऑप्टिकल एक्टिव का बनता है। इसलिए मेसो का कोई एनेंशमर नहीं, आइडेंटिकल ही है। जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं, अगर मैं आपसे कह दूं कि सर ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड क्या ये आइडेंटिकल हैं, तो आप धोखा खा सकते हो। धोखा बहुत खाया वैसे तुमने जीवन में, लेकिन यहां भी खा सकते हो। धोखा ये खा सकते हो कि आपको पहली नजर में ऐसा लगेगा कि सर ये तो मेरे को मिरर इमेज दिख रही है। देखो पहली नजर में आपको ये लगेगा सर 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 ये तो मिरर इमेज है, और इसको उठा के इस पे रखोगे तो नॉन सुपर इंपॉसिबल ही है। तो तुम धोखा खा सकते हो और इन दोनों को एनेंशियमर कह सकते हो तुम धोखे से, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि ये कंपाउंड इनएक्टिव है भाई साहब। इनएक्टिव की कोई मिरर इमेज नहीं होती। ये दोनों कंपाउंड अगर मैं बोलूं ए एंड बी, ये देखने से तुमको लगेंगे लेकिन ये है नहीं। तो ए एंड बी आर आइडेंटिकल। मैंने आपको लास्ट टर्न पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया था, किसी भी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा देते हो तो आइडेंटिकल होता है। तो देखो ना आप, देखिए अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूंगा बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर, अगर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूंगा, 180 डिग्री घुमा दूंगा ऐसे, तो ये बन जाएगा। तो 180 डिग्री घुमाने पर मॉलिक्यूल आइडेंटिकल होता, ध्यान रखना, ठीक है। और किसी भी इनएक्टिव कंपाउंड की कोई मिरर इमेज नहीं होती, सेम होता है, ठीक है, समझे? शाहीन का कहना हमको कैसे पता चलेगा? दिमाग से, ऐसे बैठे बैठे थोड़ी पता चलता है। बैठे बैठे पता चलता है क्या? तुमको कैसे पता चलता है कि 11 बजे पोपू मामा की क्लास होगी? दिमाग में बात आती है, हाँ मेरे को एक एप्लीकेशन है उस पर टच करना है, उसके अंदर जाना है, वहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखा रहता है, 11 AM उसको टच करना है, अंदर प्रकट हो जाएंगे एक इंसान। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है किसी भी काम के लिए। सर फोन कैसे चलाएं? कुछ नहीं, फोन को उठाएं और फोन को देखें, फोन तुम्हें देखे, तुम फोन की तरफ मुस्कुराए, फोन तुम्हारी तरफ मुस्कुराए, फोन बोले और मालिक आ गए टाइम खराब करने, तुम बोलो हाँ ही।
टच ऐसे चलाते हैं। कह रहे पता कैसे चला? अरे देख के ही तो पता चलता है, लिखा हुआ है सामने। मेजो है, मेजो है, मेजो की मिरर इमेज थोड़ी होगी, ऐसी तो पता करना है। चलो भाई डन हो गया, ये आगे चलो, लिख रहे हो क्या? बोलो, लिख रहे हैं क्या? वो दिन दूर नहीं भाई साहब, मैं बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब हम एम्स को पछाड़ देंगे। यूएमसी का परचम लहराएगा पूरी दुनिया में, जिस तरीके से हम जा रहे हैं ना, देखना मेरा सपना जरूर पूरा होगा। आइए सवाल करिएगा, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन, फाइंड द रिलेशन। चलिए इस सवाल से ना आपके दिमाग के धागे एकदम खुल जाएंगे। HBr CH3, ठीक है, इसको मैं A कह रहा हूं, B कह रहा हूं इसको, HBr BrH CH3, C कह रहा हूं इसको BrH HBr CH3, और D कह रहा हूं इसको BrBrEHH। चलिए भाई इस सवाल का आंसर आपसे मैं चाहता हूं, मुझे बताओ A एंड B क्या है, A एंड C क्या है, A एंड D क्या है, B एंड C क्या है, B एंड D क्या है, और C एंड D, यही रिलेशन आपके सामने मिलेंगे, है ना? बताइए जरा, बताइए जरा, बताइए जरा, ट्राई करिए, पहले आप अपना दिमाग जरा दौड़ाएं जरा, मुझे इनमें रिलेशन बता दो, क्या क्या रिलेशन होगा। ए बी, ए सी, ए डी, फिर बी सी, बी डी, फिर सी डी। क्या आपको आंसर लग रहा है? मुझे सूचित कर दें। 1 मिनट का मैं आपको समय दे सकता हूं इसमें, इससे ज्यादा नहीं। 1 मिनट में सॉल्व करें। ए देखें, बी देखें, सी देखें, डी देखें, आंसर कर दें, आंसर कर दें, आंसर कर दें, ओहो आंसर कर दें, बोलो क्या लग रहा है? क्या 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 लग रहा है? बोल दीजिए सर। ए को देखो, बी को देखो, ए को देखो, बी को देखो, और ये दोनों मेरे को मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं। ए और बी मेरे को मिरर इमेज नहीं लग रहे हैं। क्या तुम्हारा ख्याल भी मेरे से मिलता जुलता है? बोलिए, बोलिए, क्या तुम्हारा और मेरा ख्याल मिलता जुलता है? सर ए और बी मिरर इमेज नहीं लग रहे तो डायस्टीरियोमर हो गए। सर ए और सी मिरर इमेज नहीं लग रहे तो डायस्टीरियोमर हो गए। सर ए और डी देखने से तो लग रहे हैं मिरर इमेज, लेकिन आपकी आंखों का धोखा है ये बेटा, ये मेजो है, ध्यान से देखें, ये मेजो है और ये भी मेजो है। मेजो की मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है भाई साहब, तो ये आइडेंटिकल हो जाएगा। अगला बी एंड सी। सर बी का नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज, ये मेजो थोड़ी है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज बन गया, यानी कि एनेंशियमर हो गए बी एंड सी। देखिए भैया बी और सी एनेंशियमर हो गए। अरे पगले कहां से आइडेंटिकल हो जाए, पगला गए होगा, ये मेजो थोड़ी है, मेजो ये है, ये मेजो नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो बी और सी आपस में एनेंशियमर, बी और डी मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर, और सी एंड डी मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? जल्दी से बता दीजिए मेरे को, बताइए, किसी को कोई समस्या इसमें? किसी को कोई समस्या इसमें? बताएं, बोलो जल्दी, फटाफट से, फटाफट से कह दो, क्या लगता है? क्या लगता है? ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट। क्या बात कर रहे हो? अरे 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 अरे,
सारे करेक्ट हो गए। बहुत सही, बहुत सही। अब मैं आपको एक सवाल देना चाहता हूं, बोलिए। बी और सी वाला, बेटा बी का नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, देखो इसको उठा के इस पर रखो, सुपर इंपोज नहीं हो रहा, यानी कि एनेंशियमर। बी और सी नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। बेटा बेटा बी वाला मेजो नहीं है, सी वाला मेजो नहीं है, और मेजो नहीं है तो मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल एनेंशियमर होगा। चलिए अब मैं आपको एक बात और एक सवाल से समझाना चाहता हूं, वो तो खैर आप समझ जाएंगे, थोड़ा दिमाग होगा तो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर ईटी कर रहा हूं, ईटी 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 कर दिया, ईटी। ठीक है, मैंने सब जगह ईटी कर दिया, ईटी। अब आप मुझे थोड़ा सोचकर बताएं, अब क्या कहना चाहती है जनता। मैंने यहां ईटी कर दिया, ईटी। ठीक है, अब आप जरा मुझे सोचकर बताएं क्या कहना चाहते हो, बोलिए। अब ये सवाल मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए बोलिए, 1 मिनट का समय है अब आपको सोचने के लिए। विद इन अ मिनट आप इसका आंसर कर सकते हैं। अब मैंने ईटी कर दिया, ईटी। बोलिए, ईटी कर दिया, ईटी। बोलिए, बताइए अब क्या लग रहा है। बता दीजिए सर, क्या अब कुछ चेंज होगा, क्या अब कुछ चेंज होगा, बोले भाई। जितने बच्चे कह रहे हैं सर सेम आएगा, अफसोस की बात है, मैं उनके इस दुख में साथ देना चाहता हूं कि आप सब गलत हैं। जो बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि सर पिछले वाला आंसर है, यानी कि आप गलत हैं। ए और बी डायस्टेरियोमर ये ठीक है, ए एंड सी डायस्टेरियोमर ये ठीक है, लेकिन ए और डी अब की बार एनेंशियमर हो गए। अरे भैया नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो गया। और जिन बच्चों ने ये सवाल गलत किया है, मैं उनको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं। उन्होंने यहां सोचा है इवन नंबर ऑफ इंटरचेंज, यही सोचा है ना कि सर बी आर और एच को इंटरचेंज कर दिया और इस वाले बी आर और एच को। बेटा ये जो इंटरचेंज की बातें होती ना, ये किसी एक कार्बन की बात हो रही है, एक कायरल की। उस पर्टिकुलर कायरल कार्बन पे तुमने इवन किए हैं या ऑड किए, वो चेक करना होता है, अलग अलग पे नहीं है यार। अलग अलग पे कैसे हो जाएगा, एक ही कायरल कार्बन के अराउंड तुम कॉन्फ़िगरेशन सेम बनाना चाहते हो या उसको आइडेंटिकल बनाना चाहते हो, तो एक ही कार्बन पे इवन करोगे ना। बेटा एक ध्यान से सोचो दिमाग में, तुमने एक कायरल कार्बन को पकड़ के एक इंटरचेंज कराया, इसका मतलब वो आइडेंटिकल थोड़ी रहा, अब तुमने दूसरे को चेंज कर दिया। ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना। दूसरी गलती सुनिए, सुनिए, यही नहीं अभी और सुनिए। पहली गलती आपने ये करी, काफी बच्चों ने बोला सर ए और डी सेम है। मैं आपको एक बात याद दिला देना चाहता हूं, क्या पहली गलती कि आपने बी आर एच और इस बी आर एच को और दोनों अलग अलग कायरल कार्बन को सम कर दिया। ऐसा गलती नहीं करना आगे से, है ना, इसलिए मैंने आपको सवाल दिया। यूजुअली बच्चे गलती करते हैं इसमें, है ना। मैंने ये सवाल इसलिए दिया आपको कि आप सीखें कुछ। क्या आपने बी आर एच यहां इंटरचेंज कर दिया, अगर आपको आइडेंटिकल बनाना था तो इसी जगह पर कोई एक और इंटरचेंज कर देते, इसी जगह पर, तब मैं आपकी बात से सहमत रहता। एक ही कायरल कार्बन पर इवन इंटरचेंज करते तो सेम रहता। तुमने अलग अलग कायरल कार्बन के ऑड ऑड इंटरचेंज को जोड़ दिया, पहली गलती। दूसरी गलती, सर मैं इसको 180 डिग्री घुमा दूंगा तो ये बन जाएगा। आपसे बड़ा पागल मूर्ख गधा कोई नहीं है, आपसे बड़ा गधा कोई नहीं है। आप अपनी शकल देख के आओ, जरा जाओ, आप अपनी शकल देख के आओ, सामने कहीं शीशा ईसा लगा होगा ना,
मिरर में देखिए जरा, आप शकल देखिए अपनी पहले। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है कि सर 180 डिग्री घुमा दू। लो मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूं, लीजिए 180 डिग्री घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, घूमर रे घूमर रे। बताना जरा, क्या ये दोनों आइडेंटिकल हैं? मालिक ईटी ऊपर आ गया। अरे भैया ईटी ऊपर आ गया यार, देखो क्या ये आइडेंटिकल है? अरे ईटी ऊपर आ गया, कहां से आइडेंटिकल है? कह रहे हैं सर बहुत स्मार्ट लग रहा हूं इधर देखो, ईटी ऊपर है भाई, यहां ईटी नीचे, कहां से आइडेंटिकल हो गया? तो तुम जब 180 डिग्री घुमा रहे हो तो ईटी ऊपर आ जाएगा यार, ठीक है? तो ये समझ गए, ये एनेंशोमर है, आइडेंटिकल नहीं है। ये दोनों गलतियां मैंने बता दी आपको। आइए बी एंड सी क्या है? ये तो एनेंशोमर ही रहेंगे, बिल्कुल सही बात है, नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। बी एंड डी डायस्टेरियोमर, और ये भी डायस्टेरियोमर। समझ गए ये बात? क्या आप मेरी बात को समझ पा? मीजो कहां से हो जाएगा? हट, मीजो कहां से हो जाएगा? कैसे पकड़े लोग हैं यार? कह रहे सर प्लेनोस्मिड। कह रहे भाई ये मिथाइल है, ये इथाइल है। अगर ये तुमको किसी चौराहे पे मिल गए और तुम बोलो मिथाइल और इथाइल तुम सेम हो, तो बेटा दोनों तुम्हें धुन देंगे, एकदम ऐसी धुन देंगे कि सारे गामा पादा नीचे सब निकल जाएगा तुम्हारा। अरे मिथाइल अलग है, इथाइल अलग है, कहां से सिमिट्री आ जाएगी? समझ गए खेल? समझ गए ये बात? कोई पॉस नहीं है इसमें। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप मेसो वाली बात पूरी गहराई से समझ चुके हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, रेसमिक मिक्सचर पर चलते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? इक्विमोलर मिक्सचर होता है दो एनेंशियोमर का, दो एनेंशियोमर के इक्विमोलर मिक्सचर को रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। और आरएम जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन। कंपनसेशन मैंने समझा दिया आपको, क्या? ऑप्टिकल रोटेशन का कैंसिलेशन, लेकिन एक्सटर्नली, मतलब दो अलग अलग कंपाउंड का। और ईच एनेंशियोमर जो है वो एक्टिव होते हैं। जैसे बहुत आसान है, जैसे मान लो मैं आपके सामने एक सवाल लिखना चाहता हूं, HOH और यहां Br लगा दिया, और एक ये लिखना चाहता हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दोनों आपस में एनेंशियोमर है, हां या ना? यस और नो? ओ ये क्या हो गया, ये क्या हुआ है? कहां गया? जादू हो गया। चलो दोबारा लिख देता हूं। आप मुझे बताइए, क्या ये दोनों कंपाउंड आपस में एनेंशियोमर है, हां या ना? हां कि ना? ना कि हां? जल्दी बताओ। मैं बोल रहा हूं इसको ए, इसको बी, बताओ जरा। मैं बोलूंगा ए एंड बी आर एनेंशियोमर। क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? बोलिए, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं? बोलिए बोलिए बोलिए, क्या ये दोनों आपस में एनेंशियोमर है, हां या ना? बिल्कुल सही बात है, यस सर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं कि सर ये वाला कंपाउंड बताओ इंडिविजुअल क्या है, बताओ, बोलो भाई, ये कंपाउंड इंडिविजुअली एक्टिव है या इनएक्टिव है? बस इतना बता दो मुझे, इतना मुझको बता दे कोई जल्दी से। ए वाला एक्टिव है या इनएक्टिव है? बोल दीजिए, सोचो। अरे मालिक, एक ही कायरल कार्बन वाला हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, तो ए वाला ऑप्टिकली एक्टिव है। सही बात है, सही बात है। मैं इंडिविजुअली पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए बी वाला इंडिविजुअली क्या है? इंडिविजुअल क्या है? इंडिविजुअल बी वाला, बी वाला इंडिविजुअल क्या है बताइए? सर ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, एक कायरल दिख रहा है, बिल्कुल सही बात है। मुझे बताओ, अगर इस कंपाउंड का थीटा मैं अपने मन से कुछ मान लूं, मान लो मैंने 50 डिग्री मान लिया, अपने मन से मान लिया, तो कोई मुझे बता सकता है क्या कि इसका थीटा कितना लिख दूं मैं? बोलो, मैंने अपने मन से 50 मान लिया पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट से, बताइए जरा। दूसरे वाले का बता दीजिए थीटा क्या लिखूंगा,
बोलिए, दूसरे वाले का थीटा क्या लिखूंगा अपने मन से? बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब सर, -50 लिख दीजिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ईच एनेंशियोमर ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो ये पीपीएल को घुमा रहा है, ये भी पीपीएल को घुमा रहा है, इसलिए 3 नंबर वाला पॉइंट ध्यान से देखो, ईच एनेंशियोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। सही बात है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको पकड़ा और इसका मिक्सचर बना दिया, मिक्सी में डाल दिया इनको। मैंने इसका मिक्सचर बना दिया, यानी कि इन दोनों कंपाउंड को मैंने एक जगह ले आया और इनका मिक्सचर बना दिया। मैंने इनका मिक्सचर बना दिया। अब मुझे ये मिक्सचर का ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिखेगा बताओ? मुझे इस मिक्सचर की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन कितना दिखेगा? थीटा नेट मुझे कोई बता दे, इस पूरे मिक्सचर की वजह से थीटा नेट कितना दिखेगा बताओ? इस पूरे मिक्सचर की वजह से थीटा नेट कितना दिखेगा मुझको बता दो। बिल्कुल सही जवाब, 0 दिखेगा। और मैं अगर पूछूंगा बताओ ये मिक्सचर क्या है, आप मुझसे बोलोगे सर थीटा क्या है, मैं बोलूंगा 0, तुम बोलोगे ओ आई ए ऑप्टिकली इनएक्टिव। सही है, तो मिक्सचर जो है वो इनएक्टिव है भाई, इंडिविजुअल एक्टिव है लेकिन मिक्सचर जो है वो इनएक्टिव है। अब ध्यान से सुनना, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वगैरह सेम है लेकिन कंपाउंड अलग अलग है। तो ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, और अलग अलग कंपाउंड है यानी कि एक्सटर्नल कैंसिलेशन। कंपनसेशन का मतलब कैंसिलेशन, तो एक्सटर्नल मतलब दो अलग अलग कंपाउंड थे। मेजो में इंटरनल होता है, यहां एक्सटर्नल होता है। मेजो में एक ही कंपाउंड के अंदर कायरल कार्बन में कैंसिलेशन होता है, यहां दोनों अलग अलग कंपाउंड के ऑप्टिकल रोटेशन का कैंसिलेशन होता है। ठीक है, तो मिक्सचर इनएक्टिव होता है, इंडिविजुअल एक्टिव होते हैं। ठीक है, और इक्विमोलर मिक्सचर, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है ना, तो इक्विमोलर मिक्सचर होता है एनेंशियोमर का। ठीक है, इक्विमोलर मिक्सचर होता है, बराबर बराबर मोल इक्विमोलर होता है। मान लो मैं इसका 1 मोल बोलूं, इसका 1 मोल बोलूं, तो मिक्सचर में इनका फ्रैक्शन कितना होगा? मोल कॉन्सेप्ट में पड़ा, मोल फ्रैक्शन। बताओ अगर दोनों का 1 1 मोल ले लूं तो बताओ मोल फ्रैक्शन कितना कितना आएगा दोनों का? बोलो, अगर मैं 1 1 मोल ले लूं इनको तो मोल फ्रैक्शन कितना कितना आएगा इनका बताओ? मिक्सचर में 1/2 1/2, यानी कि 50-50% बनता है ना, 50-50%। मोल फ्रैक्शन ऐसे निकालते हो ना आप, हाफ हाफ, 50-50% होगा। ठीक है, बस बस समझ गए, नोट कर लीजिए इसको, नोटवा कर लीजिए, नोटवा लिख लें भैया, आरएम को लिख लें, लिख लें, लिख लें। यानी कि मैं एक बात ये कह सकता हूं कि जब कभी भी एनेंशियोमर पेयर होगा, एक पेयर को मैं एक आरएम बोल सकता हूं, है ना। जैसे एक एनेंशियोमर है, एक एनेंशियोमर है, इसको पेयर बोल दूं, पेयर का मतलब ये और ये मतलब आरएम, है ना। तो एनेंशियोमर पेयर कभी कहीं वर्ड लिखा हुआ मिले, ध्यान सुन लो, कहीं तुमको मिले एनेंशियोमर पेयर, पेयर का मतलब एक्चुअल में आरएम ही होता है। ठीक है, ठीक आहे, नोटेड? क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, क्या बात है, लिख लिया? सच्ची सच्ची, बहुत बढ़िया। आइए अगला टॉपिक देख लीजिए जरा, रिजोल्यूशन क्या होता है? उल्टा, उल्टा सेपरेशन किसका? एनेंशियोमर का, किससे? आरएम से, इसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। कैसे सेपरेशन कर देते हो? अलग अलग सेपरेशन की टेक्निक होती है, प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस में आप सीखते हो, है ना। तो मैं अभी बस आपके लिए ऐसा लिख देता हूं समझने के लिए, बाकी तो आगे सीखोगे तुम। मान लो एक ए है एक बी है, इन दोनों को मैं अगर बोल दूं आरएम, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं? सेपरेशन कर रहा हूं इसका। ठीक है, ये आरएम हो गया, तो सेपरेशन करके ए को अलग कर लो, बी को अलग कर लो, तो इसका नाम क्या है? रेजोल्यूशन। ठीक है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रेजोल्यूशन। क्या तरीके होते हैं सेपरेशन के, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस में तुम पढ़ी लेते हो, है ना। तो बस इतना सा इसमें देखना है हमें कि रेसमिक मिक्सचर में से इंडिविजुअल एनेंशियोमर को सेपरेट करने की टेक्निक को बोलते हैं रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन नाम है ना, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन।
ठीक है। फिजान कह रहे हैं आरएम का मतलब क्या होता है बेटा? आरएम का मतलब ये होता है, ये देखो ये लिखा डेफिनेशन। पढ़ाई किया करो, आंखों से देखकर कान और दिमाग सब चलना चाहिए पढ़ाई के टाइम पे। क्या लिखा है? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ एनेंटियोमर पेयर इज कॉल्ड आरएम। कह रहे आरएम क्या होता है सर? ऑर्गेनिक क्या होती है सर? दिमाग क्या होता है सर? नाक कहां है, कान कहां है, आंख कहां है? सेपरेशन ऑफ एनेंटियोमर मतलब एनेंटियोमर को सेपरेट कर दो, कहां से? आरएम से। तो ये होता है रिजोल्यूशन। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए, नोट। कई बार तो लगता है या तो भाई साहब बैच खत्म होने के बाद मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं तो तुम पागल हो, दो में से कोई तो पागल होगा भाई। चलिए भाई, डन हो गया, लिख लिया। कह रहा है आरएम है रश्मिका मंदाना, बहुत बढ़िया मतलब तुम्हारा ध्यान कहां है मैं समझ रहा हूं। इसी प्रकार के बच्चों के लिए तो हमने कॉलेज खोला है। बेचारे दिमाग से पैदल बच्चे क्या करें बताओ। तो कम से कम जो है ऐसी जगह पढ़ें जहां पर सभी सेम प्रकार के बच्चे उनको मिलें। इसलिए हम लोगों की सोच ये रही है। हम लोगों को कॉलेज खोलने का मतलब ये ऐसे सपना थोड़ी आया था। हमने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से सीखा कि थोड़े ऐसे बच्चे भी हैं जिनको ऐसा कॉलेज मिल जाए, है ना? समझ गए? आइए जरा इधर। तो ये होता है रेजोल्यूशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। वैज्ञानिक लोगों ने डीएल कॉन्फ़िगरेशन बनाया, डीएल कॉन्फ़िगरेशन बनाया कार्बोहाइड्रेट एंड अमीनो एसिड के लिए, है ना? फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, एंड अमीनो एसिड को फैमिली में डिस्क्राइब करने के लिए बनाया गया, ये अलग अलग फैमिली में, है ना? तो ये बनाया गया कार्बोहाइड्रेट और अमीनो एसिड के लिए। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन होते हैं, जैसे सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट में बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। इसी से ही सारे डेराइव किए गए हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड इस कंपाउंड का नाम, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड इसी से ही सारे डेराइव किए गए हैं, ठीक है। तो इसका फैमिली क्या है वो बताने के लिए बहुत आसान तरीका एक बनाया वैज्ञानिक लोगों ने। क्या बनाया कि टॉप पोजीशन पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रखना है। हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी प्रेजेंट एट टॉप पोजीशन, है ना? हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रखेंगे। और सर ये प्रायोरिटी कहां से? आईयूपीएसी। आईयूपीएसी की प्रायोरिटी पता है ना, फंक्शनल ग्रुप की। हां, तो टॉप पोजीशन पर हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप रखेंगे। सेकंड, वर्टिकल पर कार्बन होने चाहिए, वर्टिकल पर कार्बन होने चाहिए। और थर्ड पॉइंट, चेक लास्ट कायरल कार्बन। लास्ट कायरल कार्बन को चेक करेंगे। इफ OH इज ऑन द राइट साइड, अगर OH राइट हुआ तो कैपिटल डी फैमिली, और OH तुम्हारा लेफ्ट हुआ तो कैपिटल एल फैमिली। ये कार्बोहाइड्रेट की बात है। अमीनो एसिड में भी सेम यही होगा, बस अमीनो एसिड में क्या कर देंगे, यहां OH की जगह NH2 कर देंगे। अमीनो एसिड में NH2 होता है, बस ये पूरा का पूरा सेम हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है। जैसे इस सवाल का मेरे को आंसर करना, मान लो यही सवाल है, बताओ ये डी फैमिली से बिलोंग करता है कि एल? चेक करो क्या टॉप पोजीशन पर हाईएस्ट प्रायोरिटी, आईयूपीएसी में प्रायोरिटी CHO की ज्यादा होती है OH के कंपैरिजन में? एकदम सही है, पहला वाला पॉइंट सही है। दूसरा, वर्टिकल पर कार्बन है सारे, बिल्कुल सही बात है, सेकंड भी सही है। तीसरा, लास्ट कायरल कार्बन, अब इसमें तो बेचारा एक ही कायरल कार्बन है, तो लास्ट क्या ही देखें, इसी को देख लो। अब देखो OH कहां है, राइट साइड, तो मैं इसका नाम बोल दूंगा डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। बेटा स्मॉल डी मत लिखना इसको, बेटा स्मॉल डी मत लिखना, स्मॉल डी मत लिखना, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट, महा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कैपिटल डी का मतलब
स्मॉल डी नहीं होता, और कैपिटल एल का मतलब स्मॉल एल नहीं होता। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कैपिटल डी का मतलब स्मॉल डी नहीं होता, और कैपिटल एल का मतलब स्मॉल एल नहीं होता। बेटा स्मॉल डी तो एक्सपेरिमेंटल चीज है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लेवो है। स्मॉल एल एक्सपेरिमेंटल है, डेक्स्ट्रो है कि लेवो है। कैपिटल डी और कैपिटल एल सिर्फ फैमिली के नाम हैं, इनका ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। दो बार और बोलूंगा, कैपिटल डी कैपिटल एल का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। कैपिटल डी कैपिटल एल का ऑप्टिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ फैमिली है, और ये डिसाइड करते हैं थ्योरेटिकली, थ्योरेटिकली डिसाइड करते हैं इसको। ये है एक्सपेरिमेंटली, ये थ्योरेटिकली, कोई रिलेशन नहीं इनका। ठीक है, तो बस ये 3 पॉइंट देखो और आंसर कर दो। आप आसानी से कर सकते हो। ये 3 पॉइंट देखो, आंसर कर दो। जैसे मान लो एक सवाल मैं यहां लिख दूं, बताओ ये क्या है। ये एल अमीनो एसिड है या डी अमीनो एसिड है? हाँ या ना, देख के बता दो, देख के बता दो। एल अमीनो एसिड या डी अमीनो एसिड है? बोलो। अमीनो एसिड बोलूंगा, अमीनो मतलब NH2 ग्रुप, एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बोलो भाई क्या है ये? कैपिटल डी लिख दूं, कैपिटल एल लिख दूं? बहुत आसान है यार। बहुत आसान है। कैपिटल डी कैपिटल एल बताओ। अरे NH2 लेफ्ट साइड है, बाकी सारी कंडीशन फिक्स है। देखो टॉप पोजीशन पर क्या है? हाईएस्ट प्रायोरिटी IUPAC के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है। वर्टिकल पर कार्बन है, ठीक है। लास्ट कायरल कार्बन, अब बेचारा एक ही कायरल कार्बन है, NH2 लेफ्ट साइड, तो एल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से डीएल पता करते हैं। मैं कुछ सवाल लिख देता हूं, आप आंसर करना। पहले आप इसको नोट कर लो, नोट कर लो, फिर मैं आपको सवाल देता हूं, कर लेना। सिंपल एकदम। ठीक है, इसका नाम अगर आपको पता हो, बायो में आपने पढ़ रखा है, सेरीन बोलते हैं इसको, सेरीन। डन। चलिए मैं कुछ सवाल दे रहा हूं, आपको पता करना है। फाइंड डी और एल। चलिए पहला सवाल आपके सामने ये, लिखते जाइएगा, बस सवाल को देखिएगा, आंसर आ जाएगा। दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सवाल देखने बड़े लगते हैं, लेकिन है बहुत आसान। चलिए बता दीजिए जरा, क्या है ये? डी है कि एल है? बोल दीजिए सर। बहुत ही आसान है यार, बहुत ही आसान। कितना मिनट का टाइम दे दूं? 1 मिनट दे दूं? चलो 45 सेकंड ले लो, 45 सेकंड। 45 सेकंड्स में आंसर 45 सेकंड में आंसर। अरे आराम से निकाल लोगे यार, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। डीएल तो बहुत आसान है।
डीएल बहुत आसान है। करें, ट्राई करें, आंखों से देख के आंसर आ जाता है इसका तो। क्या कहते हो? बस हो गया होगा, इतने में तो हो जाता खेल, इतना ही है इसमें बस। देखो सबसे पहले चेक करो क्या हाईएस्ट आईयूपीएससी की प्रायोरिटी वाला ग्रुप टॉप पे है। सर सभी में मुझे टॉप पे दिख रहा है। पहला पॉइंट एकदम सही है। दूसरा पॉइंट, क्या वर्टिकल पर कार्बन है? सब बढ़िया, देखो कार्बन कार्बन वर्टिकल पे है सारे, वर्टिकल पर कार्बन है सारे, बिल्कुल सही। अब तीसरा पॉइंट आता है कि लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट कहां से देखोगे? आईयूपीएससी की प्रायोरिटी अगर इसकी ज्यादा है तो नंबरिंग ये होगी, तो लास्ट कायरल कार्बन ये हो जाएगा, तो इस कायरल कार्बन से देखेंगे। OH राइट है, डी हो जाएगा। लास्ट कायरल कार्बन ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। लास्ट कायरल ये हो जाएगा, एल हो जाएगा, है ना, एल, डी, एल। ठीक है, चेक कर लो, यही आ रहा आंसर, यही आ रहा है आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है एकदम? बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बेहतरीन। आइए जरा कुछ और सवाल दीजिए। कितने हो गए अपने? 6 हो गए, 7। 7th नंबर, अब जनता फंस जाएगी। ये अच्छे सवाल हो गए, इसमें डीएल के अच्छे सवाल है ना। वो वाले तो क्या थे, डायरेक्ट देखने वाले थे, अब कुछ अच्छे सवाल हो गए ये। इसमें आपको क्या करना है, इवन इंटरचेंज कर लो, है ना, एक ही कायरल कार्बन के अराउंड इवन इंटरचेंज कर लो आप। और क्या करो, वर्टिकल पे कार्बन करने हैं। पहली कंडीशन तो फुलफिल है, देखो टॉप पर कौन सा होना चाहिए आईयूपीएससी में जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। अब वर्टिकल पे कार्बन होने चाहिए, तो वो है नहीं, चेक कर लेंगे कैसे। मैं इस वाले को इससे इंटरचेंज कर दूं, ये एक इंटरचेंज हुआ, यहां क्या आ गया CH2OH, यहां क्या आ गया OH, सही है। और एक ही कायरल कार्बन के अराउंड इवन इंटरचेंज कर देंगे, तो दूसरा इंटरचेंज कर दो, ये यहां और ये यहां, तो H यहां आ जाएगा, OH यहां, और OH राइट साइड आते ही ये क्या बन चुका होगा, D। देखो आप क्या बन चुका है, ये D। ठीक है, तो ये एक अच्छा सवाल इसमें हो जाएगा, समझे। चलिए एक और देखिए जरा, 8th वाला। चलिए इसको देखिए जरा, इसको देखिए जरा। इसमें भी क्या करें आप, इसमें भी क्या करें, कंडीशन देखें। पहला, हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऊपर है, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकल पे कार्बन होने चाहिए, नहीं है, तो आप क्या करो, इसको इसको इंटरचेंज कर दो। ये मैंने क्या करा, एक इंटरचेंज करा। बेटा इसको छेड़ना भी मत, इसको छेड़ना भी मत, ये तो बस ऐसे ही दिया हुआ है, लास्ट कायरल कार्बन से मतलब, इसको छेड़ना भी मत, ये ऐसा ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, OH और H को इंटरचेंज कर दूंगा, तो कैसा दिखेगा, CHO OHH, इसको नहीं छेड़ना। इधर वाला क्या बन जाएगा, OH यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा, है ना। बताओ क्या बन गया ये, इसको देखो D बन गया, समझे। अगला देखो 9th, CH2OH HOH HOH CHO। बताइए जरा, ये कुछ अच्छे सवाल हैं इसके डीएल के। अब आप जरा 9th को ध्यान से देखो और पहली कंडीशन सोचो, क्या हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप टॉप पे है, नहीं है, हाईएस्ट प्रायोरिटी बॉटम पे है, तो बॉटम को टॉप पे लाना है। और तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज मैंने बता रखी है जीवन में, मैंने तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज बता रखी है कि किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी भी मॉलिक्यूल को 180 डिग्री घुमा दोगे तो आइडेंटिकल होता है, यानी कि वो कंपाउंड और ये कंपाउंड सेम है। अब आप चेक कर लो, बन गया, देखो चेक कर लो आप, तो OH लेफ्ट आ गया, L हो गया, देखो ना। तो इसको अगर मैं 180 डिग्री घुमाऊंगा तो मुझे ऐसा दिखेगा, ऐसे 180 घुमा रहा हूं तो ये इधर आ जाएगा,
ओ एच लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, समझ गए? बस बस बस, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। 10th वाला देखें जरा। इसका बता दे आंसर, इसका बता दे आंसर। क्या है, डी है, लास्ट एक और कर लो बस, है ना? क्या है, डी है कि एल है? राइट साइड तो डी हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, बाकी और भी अच्छे अच्छे सवाल इसमें होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जिसमें ओ एच एन एच टू दोनों आ जाए तो NH2 से देखते हैं, लेकिन वो नहीं है, उसको छोड़ देना। ठीक है, इतना कर लो, इतना काफी है डीएल में। डन हो गया, चलें आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। इराइथ्रो 3 और देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट, फिर होमवर्क कर लेंगे, है ना? इराइथ्रो और थ्रियो क्या होता है ये देखते हैं। इराइथ्रो का मतलब होता है सेम साइड, और थ्रियो मतलब अपोजिट साइड। अब ये कैसे देखते हैं वो देखना जरा। इसको देखते हैं कायरल कार्बन के अराउंड, जैसे जैसे कायरल कार्बन के अराउंड देखते हैं, जैसे ये। तो इसमें कैसे चेक करना है, ध्यान से देखो। सेम साइड यानी कि कायरल कार्बन के अराउंड, जैसे OH से देखना चाहते हो तो ये दोनों सेम साइड है, ऐसा। तो ई जैसा पैटर्न बन रहा है, इसलिए इसका नाम है इराइथ्रो। कोई बोले सर मैं हाइड्रोजन से देखना चाहता हूं, बिल्कुल देख लो, आप हाइड्रोजन से भी देख सकते हो, है ना? तो ये इराइथ्रो हो जाएगा। ठीक, अगला देखें जरा। जैसे यहां HS लिख दिया, यहां Br और यहां OH लिख दिया। बताओ इसको क्या बोलोगे तुम? बोलो, इसको क्या बोलोगे तुम? बोलो, क्या बोलोगे इसको? बताओ। H और H सेम साइड, इराइथ्रो बोल दो, H से बोल दो आप, क्या दिक्कत है? दूसरे से नहीं बोल पा रहे, HH से बोल दो, इराइथ्रो। अगला देखो जरा। इसका आंसर बताओ जरा क्या है। बेटा देखो, Br अपोजिट है, तो अगर अपोजिट है तो थ्रियो। आप बोलोगे सर HH से देखना चाहता हूं, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है ना? Br से देख लो या HH से, जैसा भी देखना चाहो, थ्रियो हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। अब यहां तुम Br से नहीं देख पाओगे, OH से नहीं देख पाओगे, तो आप यहां H से देख लो, तो ये थ्रियो हो जाएगा, है ना? इस तरीके से तुम देख सकते हो। नोट कर लो, फिर कुछ सवाल कर लो। इराइथ्रो थ्रियो कौन, है ना? ठीक है, अब वो कह रहे हैं सर RS नहीं गए, कराऊंगा कराऊंगा, RS कराऊंगा कल। कल RS नोमेनक्लेचर, ऑप्टिकल आइसोमर की कैलकुलेशन और सीडो कायरल कार्बन कल हो जाएंगे। ठीक है, अमीन इन्वर्जन आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है? अमीन इन्वर्जन छोड़ दीजिएगा। क्या पढ़ना है? RS कल पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल आइसोमर की कैलकुलेशन कल कराऊंगा, फॉर्मुलेस वगैरह, और सीडो कायरल सेंटर कल कराऊंगा, बस इतना ही ऑप्टिकल में। डन हो गया? चलिए, कुछ सवाल आप करके बताओ मुझे। बताइए, इराइथ्रो है कि थ्रियो है? इराइथ्रो थ्रियो लिख दो फटाफट से। बस ये 2 सवाल कर लो, इसमें ही हो जाएगा तुम्हारा काम। कल हम करेंगे ऑप्टिकल का लास्ट लेक्चर, और परसों करेंगे हम कन्फर्मर्स, और उसके बाद PYQ करेंगे, फिर GOC चालू हो जाएगा। इसी हफ्ते GOC स्टार्ट हो जाएगा वैसे आपका। बोल दो, बोल दो, बोल दो। सेम साइड इसी से देख लिया ना, इराइथ्रो। अपोजिट साइड थ्रियो, आप दूसरे से भी देखोगे तब भी यही आएगा। ठीक है, एक पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं कि सेम कंपाउंड के इराइथ्रो थ्रियो डाइस्ट्रीमर होते हैं, है ना?
इराइथ्रो एंड थ्री ऑफ सेम कंपाउंड, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल देता हूं, आर डाइस्टीरियोमर, सही बात है। जैसे जैसे एक सवाल ऐसा लिख दूं, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हुआ तो ये क्या है बता दीजिए, और ये क्या है बता दीजिए। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के ये दोनों कंपाउंड क्या होंगे, डाइस्टीरियोमर होंगे ना। देखो अगर मैं इसको ए बोलूं इसको बी बोलूं तो क्या बोलूंगा, ए क्या है, इराइथ्रो है, बी क्या है, थ्रियो है। और अगर मैं रिलेशन पूछूं बताओ क्या है, तो इन दोनों में रिलेशन हमेशा नॉन मिरर इमेज ही आएगा। आप सोच लो दिमाग में कि इराइथ्रो में सेम साइड है, थ्रियो में अपोजिट है, तो कभी मिरर इमेज आएगी ही नहीं। तो मैं ये बोलूंगा कि ए एंड बी आर डाइस्टीरियोमर्स। ठीक है, बाकी इसमें दो टॉपिक और होते हैं, एपीमर और एनोमर। तो एपीमर और एनोमर में आपको बायोमोलिक्यूल में करवाऊंगा, है ना। इसमें एपीमर एनोमर भी टॉपिक होते हैं, वो बायोमोलिक्यूल में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो फर्स्ट वाला इराइथ्रो, सेकंड वाला थ्रियो है, ये चेक करना आपको आता ही। और ए और बी डाइस्टीरियोमर है, मिरर इमेज नहीं है ना। ठीक है, एपीमर एनोमर बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लिख देता हूं मैं, नहीं तो आप बोलोगे सर एपीमर नहीं कराया, एनोमर नहीं कराया। एपीमर्स एंड एनोमर्स बायोमोलिक्यूल में करेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, डीएल में ना एक पॉइंट और लिखना था मुझे, यहां पे आप ऐड कर लो, डीएल में एक पॉइंट रह गया, या मैं अलग पेज पे ऐड कर देता हूं। यहां पे डीएल में एक पॉइंट रह गया, डीएल कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट वैलिड फॉर सिमेट्रिकल कंपाउंड्स। सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए डीएल वैलिड नहीं होता। जैसे एग्जांपल समझ जाओगे, अगर कोई तुमसे पूछे बताओ ये डी है कि एल है, आपकी आंखें बोलेंगी डी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, डीएल इसके लिए होता ही नहीं है। क्यों, अब आप खुद सोचो, अगर मैं इस कंपाउंड को 180 डिग्री घुमा दूं तो आइडेंटिकल है, अब तो तुम एल बोलने लगोगे। तो डी और एल का कोई मतलब नहीं होता सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए, क्योंकि अगर तुम इसको मान लो 180 डिग्री घुमा देते हो, देखना अगर तुम इसको 180 डिग्री घुमा दोगे तो ऐसा दिखेगा, और ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है मालिक कि दोनों कंपाउंड में आपको अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन मिले, है ना भाई। दोनों अगर आइडेंटिकल कंपाउंड है, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि एक डी फैमिली से एक एल फैमिली से। ठीक है, ठीक है, तो डीएल कॉन्फ़िगरेशन सिमेट्रिकल कंपाउंड के लिए वैलिड नहीं होता, क्योंकि जब तुम इसको 180 डिग्री घुमाओगे, 180 डिग्री घुमाने पर ये दोनों कंपाउंड आइडेंटिकल हो गए, और तुम्हें देखने से लगेगा सर ये डी है ये एल है, ऐसा कैसे हो सकता है ना। सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं, ये देखो ना सिमेट्रिकल कंपाउंड है ना, ऊपर सी एच ओ, नीचे सी एच ओ, एच ओ एच, एच ओ एच, है ना। इन शॉर्ट आप ये भी बोल सकते हो कि मेसो कंपाउंड में डीएल नहीं लगेगा। ठीक है, मेसो कंपाउंड में डीएल नहीं लगे, इन शॉर्ट ये बोल सकते हो। ठीक, समझ गए। चलिए बहुत बढ़िया, हो गया खेल। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक थे, अब हम होमवर्क डिस्कस कर लें, या एक काम करें, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करना पसंद करोगे क्या। चलिए एक सवाल अपन देखेंगे, ये वाला। इस सवाल में कह रहे हैं आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज रिजॉल्वेबल एंड नॉन रिजॉल्वेबल। रिजोल्यूशन किसमें लगेगा, पहली बात तो ये, कभी भी रिजॉल्वेबल लिखाओ ना तो तुम बस ये चेक कर लो ऑप्टिकली एक्टिव है क्या। क्यों, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को रिजॉल्व कर सकते हो, एनेंशियमर्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना, तो ऑप्टिकली एक्टिव रिजॉल्वेबल, और नॉन रिजॉल्वेबल मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव, बस। ठीक है, ये कहानी है। तो बता दो ए और बी में कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, ए और बी में कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, बोलो। ए और बी में कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, बताओ। ए वाला गौर से देखोगे, सर कायरल कार्बन दिख गया, यस सर, और कायरल कार्बन दिख गया, एक ही कायरल वाला, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव को क्या बोलते हैं, रिजॉल्वेबल।
जिनको रिजॉल्व किया जा सकता है। और ये हो गया दो कायरल प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना। तो मेसो हो गया, और मेसो कंपाउंड होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कहीं वर्ड आया तो नॉन रिजॉल्वेबल। ठीक है, समझ गए। रिजॉल्वेबल नॉन रिजॉल्वेबल, रिजॉल्वेबल मतलब रिजोल्यूशन कर पाओ जिनका। रिजोल्यूशन किनका हो पाता है, जो कंपाउंड इंडिविजुअली एक्टिव होते हैं। ठीक है, चलिए एक काम करते, पहले होमवर्क कर लेते, बाकी तो ये मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूं। पहले पिछले वाला कर लेते। कितने होमवर्क बचे थे मुझे बताओ, कितने लेक्चर का बचा था, उसको फटाफट फटाफट से कर लेते हैं। कितने लेक्चर का होमवर्क बचा था, मैं ऐड कर लूं जरा। 1 मिनट का समय दीजिए अंकल। बैच का नाम क्या है तुम्हारे मालिक? हाँ ये मिल गया, ये मिल गया। होमवर्क किस किस का रह गया था? लास्ट 2। लास्ट 2 का मतलब मैं ये समझूं, लास्ट 2 का 3 का 6 7 8 आई, ये अच्छा लिखा तुमने, ये बहुत बेहतरीन लिखा तुमने। 6 ऐड कर दिया मैंने, और बताओ। 7 ऐड कर दिया, और 8। 9 में नहीं था क्या होमवर्क, 9th वाले में? ठीक है, अच्छी बात है। चलिए 3 ऐड हो चुके हैं। चलिए आइए जरा ध्यान दीजिएगा। तो पहले हम चले लेक्चर नंबर 6 पर। लेक्चर नंबर 6, ये कहां गया? हाँ ये आ गया 6, और अब आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा आगे बढ़ा, ये चलिए ये है पहला सवाल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। आइए आइए आइए। व्हाट आर द करेक्ट डेजिग्नेशन फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर? ई है कि जेड है, बताइए। ई है या जेड है, बताइए, बोलिए। ई है या जेड है? बेटा कुछ भी नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिबिट करता नहीं। और इस डबल बॉन्ड को देखो, यहां से जाओ और यहां से जाओ, ये दोनों रास्ते सेम जगह ले जा रहे हैं, तो नो स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल। डी आ जाएगा आंसर। चेक कर लें जरा, आंसर मेरे को कमेंट कर करके बताते जाएं, है ना। डी आएगा, बिल्कुल सही। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म? अच्छा, बना लेते हैं। 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटूइन, ध्यान से देखिएगा। 1,1 डाइक्लोरो 1 2, है ना, यहां एच लगा लो। 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटूइन, ठीक है, यहां CH3, सही है। 1,1 डाइक्लोरो ब्यूटूइन। चलिए चेक करें, क्या इस वाले डबल बॉन्ड को देखोगे? बिल्कुल सही सर, इसको चेक करेंगे। H और मिथाइल अलग अलग है, सही बात है। यहां H और CH2Cl अलग अलग है, तो पहला वाला एग्जिबिट करेगा, पहला वाला करेगा। 1,2 डाइक्लोरो ब्यूटूइन, ये हो गया मालिक ब्यूटूइन, और 1 पर Cl और 2 पर Cl। ध्यान से देखो, ये दोनों डिफरेंट हैं और ये दोनों डिफरेंट हैं, तो ये कर जाएगा। ठीक, तीसरा 1,1 डाइक्लोरो ब्यूट 1 1 2 3 4, ओए होए 1,1 डाइक्लोरो आ गया, दोनों सेम आ गए, ये नहीं करेगा। 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटूइन, 2,3 डाइक्लोरो, ये वाला डिफरेंट है, ये वाला डिफरेंट है, बिल्कुल सही, ये करेगा। सी आंसर आएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कुड एग्जिबिट GI? आइए, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सथ्रीन, 1 2 3, ये हो गया मालिक हेक्सथ्रीन, 1 2 3 4 5 6, 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल। बताइए, ये दोनों डिफरेंट हैं, ये दोनों डिफरेंट हैं, यस सर, पहला वाला कर जाएगा। 2 मिथाइल पेंटटूइन, पेंटटूइन मालिक ये हो जाएगा,
और 2 पर मिथाइल, ये दोनों सेम आएंगे तो ये नहीं करेगा। ठीक, 1,6 डाइक्लोरोहेक्सथ्रीन, ठीक, 1 2 3 हेक्सथ्रीन और 1,6 डाइक्लोरो कर जाएगा। क्यों, ये देखिए जरा, H और ये अलग हैं और H और ये अलग हैं, यानी कि 1 and 3 ओनली। बी आएगा आंसर इसका, बी ऑप्शन आएगा क्या, बी ऑप्शन आ रहा है क्या, आय हाय क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला सवाल क्या पूछा है इसमें, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन शो जीआई। आइए, जीआई कौन शो कर सकता है, अगर तुम इस डबल बॉन्ड को देखोगे तो ये और ये दोनों मिथाइल हैं, ये सेम आ गए तो डबल बॉन्ड की वजह से नहीं होगा, लेकिन डाई सब्स्टिट्यूटेड की वजह से हो जाएगा। ये देखो, एक सिस और एक ट्रांस, तो ए वाला करेगा। ठीक है, अगला देखो जरा, इसको तुम गौर से देखो, डबल बॉन्ड की वजह से यहां और यहां ये सेम है, सेम आ गए ना, तो ये नहीं करेगा। इसको देखो जरा ध्यान से, इसको देखो जरा ध्यान से, ये दोनों डिफरेंट है, अच्छी बात है, लेकिन ये और ये सेम आ गए। ठीक, तो ये नहीं करेगा। डाई सब्स्टिट्यूट वाला इस नहीं करेगा क्योंकि एक ही कार्बन पे दोनों लगा दिए। इधर आ जाओ, यहां पर ये डाई सब्स्टिट्यूट वाला कर जाएगा। ठीक, तो डी वाला कर जाएगा, ए वाला कर जाएगा, एडी आंसर आ जाएगा आपका, एडी। सी आएगा आंसर, चेक करें जरा, सी आंसर आ रहा है, सी है ना। ठीक है, बी क्यों लगा रहे हो, बी क्यों लगा रहे हो, पगला गए होगा। ठीक है, अगला देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट इन सिनेंटी फॉर्म में कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा, बताएं। यहां देखें, लोन पेयर, लोन पेयर ओएच डिफरेंट, लोन पेयर पीएच डिफरेंट, लोन पेयर पीएच छोटा कर लो, लोन पेयर पीएच डिफरेंट, लोन पेयर पीएच डिफरेंट, एच पीएच डिफरेंट, लोन पेयर और ओएच डिफरेंट। यहां दोनों पीएच सेम आ गए, डी वाला आ जाएगा जो सिनेंटी में नहीं होगा, है ना। देख लो जरा ध्यान से देख लो, डी वाला आएगा, डी। सी क्यों लगा रहे हो, अरे अंकल डी आएगा आंसर क्या, अरे सिनेंटी थोड़ी होगा, जीआई एग्जिबिट ही नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन पे दोनों पीएच लगे हुए हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट जीआई। आइए, कौन नहीं करेगा, इस वाले कार्बन को देखो, एच और मिथाइल डिफरेंट, एच और सी एच डिफरेंट, ये कर जाएगा एग्जिबिट। ठीक, एच और बी आर डिफरेंट, एच और बी आर डिफरेंट, ये भी कर जाएगा। इधर देखो, पीएच और एच डिफरेंट, लोन पेयर और ओएच डिफरेंट, इस वाले को गौर से देखो, ये नहीं करेगा भैया, डबल बॉन्ड ओ लगा है, यहां 2 लोन पेयर होंगे, ये दोनों सेम है और इधर से भी सेम है, डी आ जाएगा। अगला सवाल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट शोन बाय, कौन शो नहीं करेगा, इसमें तो लग जाएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड वाला केस, एक से एक ट्रांस। ठीक, इस वाले को गौर से देखो, डबल बॉन्ड के लिए तुम यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, दोनों रास्ते सेम ले जाएंगे तो सी आ जाएगा आंसर, नॉट। इस वाले में भी डाई सब्स्टिट्यूट लग जाएगा, और इस वाले में ये और ये अलग है और ये और ये अलग है, ध्यान से देख लो आप। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो जीआई, कौन जीआई शो नहीं करेगा, पीएच मिथाइल डिफरेंट, लोन पेयर और ये डिफरेंट, ये कर जाएगा। बी आर आई डिफरेंट, डी और सीएल डिफरेंट, ये कर जाएगा। यहां डाई सब्स्टिट्यूट लग जाएगा, डाई सब्स लग जाएगा, मिथाइल मिथाइल एक से एक ट्रांस। यहां ध्यान से देखें, ये sp3 है, लेकिन ये वाला sp2 हो गया, दोनों ही sp3 होनी चाहिए था, तभी डाई सब्स्टिट्यूट लगता। और रिंग के अंदर डबल बॉन्ड सोचोगे तो वो 8 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो कौन जीआई शो नहीं करेगा, डी वाला नहीं करेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो जीआई, कौन जीआई शो करेगा। आइए, डाई सब्स्टिट्यूट लग जाएगा, डाई सब्स्टिट्यूट लग जाएगा, ए आ जाएगा। ये वाला नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दोनों सेम कर दिए इन्होंने। ठीक है, और ये दोनों sp2 है तो ये भी नहीं करेगा। यहां देखें जरा, इस डबल बॉन्ड को देखोगे, यहां तो चलो डिफरेंट मिल जाएंगे, लेकिन इस तरफ आपको सेम मिलेंगे ग्रुप, यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ सेम ग्रुप है। इधर आपको एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप लगाने से जीआई नहीं होता, अलग अलग कार्बन पे होते तो हो जाता, और ये तो sp2 है तो ये नहीं होगा, समझे, ए आएगा आंसर। अगला सवाल देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो सिस एंड ट्रांस। अच्छा, सिस ट्रांस कौन शो करेगा, पहला वाला कर जाएगा, ये वाला तो करेगा नहीं क्योंकि दोनों सेम है। यहां देखें जरा, दोनों जगह एच है ना, और यहां दोनों मिथाइल लगे, तो ये तो जीआई करेगा नहीं, पहले ही आंसर आ जाएगा। कितने लोगों के सारे सही हैं इसमें, कितने लोगों के सारे सही हैं, बताएं जरा मुझे, कितने लोगों के सारे सही हैं बताइए। अब हम चलेंगे लेक्चर नंबर 7 के डिस्कशन पर।
चलिए, होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 7। ऑल करेक्ट, 9 करेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ, एक दो अगर गलत हो रहे तो कोई बात नहीं, सीख लेना उनको, है ना, मैक्सिमम सही होनी चाहिए। आइए, फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपको बताना है, ध्यान से देखो। एक एरिया ये, ठीक, एक एरिया ये 2 और एक एरिया ये आ जाएगा 3, तो 2 की पावर 3 सिमिट्री है नहीं, 8 आ जाएगा आंसर। सी आंसर आएगा आपका। चेक करो, चेक कर लीजिए जरा, चेक, सब सही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां भी आपको दिक्कत आई है वो देख लेना, आप चेक कर लेना, है ना। ये सी आंसर आएगा, 8 इसका, है ना। अगला सवाल देखें, टोटल नंबर ऑफ जीआई आपको बताने हैं। ये वाला डबल बॉन्ड एग्जिबिट नहीं करेगा, क्यों, 2 H लगे हुए हैं। एक ये करेगा, एक ये करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्यों, ये दोनों रास्ते सेम जगह ले जा रहे हैं। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा, बी आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगला देखें, अमंग द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर 1 2 4 हमें कायरल कार्बन बताना है किसमें। क्या इसमें कायरल कार्बन है? यस सर, ये चारों ग्रुप डिफरेंट है। इसमें कायरल है? यस सर, ये और ये डिफरेंट है। ये तो कार्बोकेटाइन sp2 है, तो कायरल हो नहीं सकता, और ये दोनों सेम आ गए तो भी कायरल नहीं हो सकता, तो 1 and 2 आ जाएगा, ओनली 1 and 2 आर कायरल, बी आ जाएगा। ठीक है, अगला देखें जरा, फाइंड टोटल नंबर ऑफ जीआई बताना है आपको। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ जीआई बताना है, बताओ जरा। इस वाले को देखो, ये एग्जिबिट करेगा और ये एग्जिबिट करेगा, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहां पर 4 आ जाएगी, है ना। यहां देखें, साइक्लो कंपाउंड में मैंने क्या सिखाया था आपको, ऑल डार्क, सारे डार्क कर दो और एक डार्क कर दो। देखो ध्यान से देख लो जरा, सारे डार्क हो जाएंगे और कोई भी एक डार्क। अब ये देखो, ये तीनों सेम ही है, तो तुम एक डार्क करके 2 डैश करो या एक डैश करके 2 डार्क करो, बात बराबर है। तो y की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक। और यहां एक सेस और एक ट्रांस, तो z की वैल्यू 2 आ जाएगी। 4 2 6 2 8, बी आ जाएगा आंसर, देख लो आप। ठीक है, अगला देखो, द टोटल नंबर ऑफ जीआई चाहिए आपको। तो मुझे बताओ, ये कायरल, सॉरी, ये स्टीरियोजेनिक एरिया और एक ये एरिया, तो ये 2 एरिया आ जाएंगे, 2 की पावर 2 सिमेट्री है नहीं, 4 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां लगा है मिथाइल और यहां लगा है इथाइल, तो 2 की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो ए आ जाएगा आपका। ठीक, चेक कर लो आप, सिमेट्री नहीं है इसमें। अगला देखें जरा, नंबर ऑफ कायरल सेंटर की अगर हम बात करें, तो एक सेंटर आपका ये हो जाएगा और एक सेंटर आपका ये हो जाएगा। अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सर ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो बेटा सल्फर का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होता, क्योंकि वो वैकेंट डी ऑर्बिटल में रहेगा, है ना। मतलब सल्फर का वैकेंट डी ऑर्बिटल रहता है और एक्सपांड ऑक्टेट कर सकता है ये, और लोन पेयर अपने पास रख सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा, सल्फर का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं होता। ये अगर कॉन्जुगेशन करना है तो ये डबल बॉन्ड ओ कर लेता है कॉन्जुगेशन, ये बेटर कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है, तो ये लोन पेयर नहीं जाता, यानी कि ये चारों ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे, तो एक ही और एक ही। कायरल सेंटर चाहिए था तो 2 आएंगे, है ना, 2 आएंगे कायरल सेंटर, ध्यान रखना इस बात को। फाइंड द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहा हूं मैं, तो एक एरिया ये हो गया और एक एरिया डाई सब्स्टिट्यूट वाला हो गया, कोई सिमेट्री दिख नहीं रही, 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, बी आंसर, है ना। ठीक है, अगला, टोटल नंबर ऑफ कायरल सेंटर इन द कंपाउंड बताओ। इसमें एक और एक 2 कायरल सेंटर हो गए। इसमें देखो जरा, ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया, ये कायरल सेंटर हो गया। ये कायरल सेंटर चाहिए थे ना, 2 इधर हो गए, 3 इधर, और इधर देखो जरा, यहां कोई कायरल सेंटर नहीं है, क्योंकि ये होते नहीं है कायरल सेंटर, और ये वाला होगा नहीं क्योंकि ये दोनों सेम है, तो इसमें कुछ नहीं होगा। तो 2 3 1 आएगा, 2 3 1, सॉरी 2 3 0, 1 नहीं 0, इसके 0 आएंगे, 230। ठीक है, 230 आएगा। ठीक है, डी आएगा, डी, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है। अगला, फाइंड नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन गिवन कंपाउंड। आइए जरा, क्या ये कायरल है? नहीं, ये कायरल है, यस, 1 2 3, ये वाला देखें जरा, बिल्कुल ये कायरल 4,
और ये कायरल 5, देख लें 1 2 3 4 और 5। क्यों, ये अलग है ये अलग है, यहां से डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा, इस वाले में भी डबल बॉन्ड पहले आ जाएगा, ये अलग ये अलग, 5 आ जाएगा सी। ठीक है, अगला देखें, नंबर ऑफ कायरल सेंटर प्रेजेंट इन द अबव कंपाउंड। बताओ कायरल सेंटर, एक ये हो जाएगा बस, इसके पास तो दो दो लोन पेयर है तो ये होगा नहीं, इसके पास 2 एच है। इधर देखो एक ये और एक ये, क्यों, अब एक लोन पेयर और एक एच है, तो 1 2 3 4 अलग अलग ग्रुप हो गए, तो इसमें 1 और 2 आंसर है ना। नंबर ऑफ कायरल सेंटर चाहिए ना, तो इधर एक कायरल सेंटर है ये वाला, और इस वाले में अब ये भी कायरल हो गया ऑक्सीजन, है ना, हो गया ये। चलिए अगला नेक्स्ट होमवर्क और देख लेते हैं, लेक्चर 8 का है ना, लेक्चर 8 के होमवर्क डिस्कशन पर चला जाए सर। होमवर्क डिस्कशन ऑफ लेक्चर 8, लेक्चर 8 पर हम आ गए। लेक्चर 7 के कितने लोगों के सारे सही थे? हो सकता है सल्फर वाला आपने गलत कर दिया हो, सल्फर वाला आपने हो सकता है गलत कर दिया हो, लेकिन अगर वो भी सही है तो अच्छी बात है। डन, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक बच्चा कह रहा है 6 वाला रिपीट कर दो। सुनो, 6 वाले में सल्फर का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं होता, ये वाला कॉन्जुगेशन ज्यादा बेटर होता है, तो ये कॉन्जुगेशन करता है, ये नहीं करता, ये अपने पास ही रखता है लोन पेयर, है ना। चलिए आइए, डिस्कशन ऑफ लेक्चर नंबर 8, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आइए जरा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इज बेस्ड ऑन द सिमेट्री ऑफ अ मॉलिक्यूल, सही बात है। अ मॉलिक्यूल विद हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज डिस्कार्ड एज कायरल, गलत बात, ध्यान से सुन लो, ध्यान सुन लो, इनने क्या कहा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऐसा भी तो होता है कि कॉस्ट चेक करो, है ना, कॉस्ट चेक करेंगे, तो सेकंड तो गलत है, पहला वाला सही है, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, थर्ड आ जाएगा आंसर, है ना, थर्ड आ जाएगा आंसर। भाई ऐसा थोड़ी है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो तुम कायरल बोल दो उसको, कॉस्ट चेक करनी पड़ती कुछ जगहों पर। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कायरल मॉलिक्यूल, कायरल मॉलिक्यूल मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, लेकिन हम चेक कैसे करते हैं, अगर किसी कंपाउंड में एक ही कायरल है ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव होता है वो, है ना। क्या यहां कोई कायरल दिख रहा है? नहीं। यहां कोई कायरल दिख रहा है? नहीं। यहां कोई कायरल दिख रहा है? नहीं। यहां दिख रहा है, देखो, और एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, कायरल सेंटर से देखेंगे, है ना। बताओ क्या यहां कायरल सेंटर है? नहीं है। क्या यहां कायरल सेंटर है? नहीं है। क्या यहां कायरल सेंटर है? नहीं है। यहां मिल गया, देखो, और एक कायरल सेंटर वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है, ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज एक्सपेक्टेड टू रोटेट द पीपीएल, पीपीएल को कौन रोटेट करेगा, यानी कि पीपीएल रोटेट यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। बताओ क्या यहां कायरल सेंटर है? नहीं, तो हटा दो, कायरल सेंटर नहीं है, कायरल सेंटर ये मिल गया, और एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। यहां ये कायरल सेंटर तो है, लेकिन ये प्लेन ऑफ सिमेट्री रख रहा है ना, यहां पॉस मिल जाएगी, पॉस आ जाने की वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव है ना। इसको तुम मेजो कह सकते हो, आज तुमने मेजो पढ़ लिया तो मेजो भी कह सकते हो, है ना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली एक्टिव, चेक करेंगे, ब्यूटेन कोई कायरल कार्बन नहीं, हटा दो, 4 मिथाइल हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, 4 मिथाइल हेप्टेन कोई कायरल कार्बन नहीं, हटा दो, 3 मिथाइल हेप्टेन ये मिल गया, देखो कायरल, और एक कायरल ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, 2 मिथाइल हेप्टेन 1 2 3 4 5 6 7 ये कायरल नहीं है। तो आप सवालों को सॉल्व कर करके सीख लो कर क्या रहे हैं, कभी भी ऑप्टिकल एक्टिविटी का सवाल आए ना, कायरल कार्बन चेक कर लेना, मस्त मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखें जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है प्लेन ऑफ सिमेट्री, पॉस किस में दिख रही है, पॉस ये रही, पॉस देखो, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री ले लो, प्लेन में आने वाले मिथाइल और मिथाइल डिस्कार्ड हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम है, तो प्लेन में आने वाले डिस्कार्ड, और अब आप गौर से देखो ये अबव द प्लेन है और ये अबव द प्लेन है, ये दोनों ही अबव द प्लेन है, ऊपर ऊपर, तो सिमेट्री आ जाएगी,
तो पहला आ गया, इसमें नहीं मिलेगी, ये तो एक कायरल में तो सिमेट्री आती नहीं है, और इसमें भी नहीं मिलेगी क्योंकि एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन है। अगला देखें, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द स्टीरियोकेमिकल रिलेशन बिटवीन कंपाउंड। हमें बताना है कायरल और ए कायरल के बारे में, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए जरा, गौर से देखिए जरा, इस वाले कंपाउंड को गौर से देखें। क्या कोई, हमें ओपन चेन में सिमेट्री चेक करनी है ना, बताओ क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसमें? पॉस, हम पॉस चेक करेंगे बस, ओपन चेन में कॉस देखते नहीं है। बताओ पॉस है क्या इसमें? पॉस नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव कायरल हो गया पहला वाला, है ना। इसमें बताओ पॉस है क्या? कहीं से सिमेट्री दिख रही है आपको? यहां से देखो जरा, मिथाइल राइट है, यहां मिथाइल लेफ्ट है, यहां से देखते मिथाइल लेफ्ट है, मिथाइल राइट है, तो इसमें भी आपको पॉस नहीं दिखेगी, तो ऑप्टिकली एक्टिव है। इधर देखें जरा, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, है ना, ऊपर नीचे इक्वल पार्ट, तो पॉस मिल गया, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक। तो 1 and 2 आर कायरल, सी आ जाएगा, 1 and 2 आर कायरल। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट कायरलिटी। हम क्या करेंगे? कायरलिटी मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, हमें कायरल कार्बन चेक करना है। नियोपेंटेन, क्या कोई कायरल कार्बन है? नहीं है। 3 मिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6 1 2 3, 3 मिथाइल हेक्सेन में एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। आइसोपेंटेन, ये हो गया आइसो ग्रुप, ये आइसो ग्रुप के बाद ब्यूटेन पेंटेन, ये हो गया 1 2 3 4 5 कार्बन। बताओ क्या ये कायरल कार्बन है? नहीं है। 2 मिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, 2 मिथाइल हेक्सेन कायरल कार्बन नहीं है। तो जब कभी भी कायरलिटी के सवाल आए, आप देखो कितने सवाल हमने कर लिए, आपको कायरल कार्बन चेक करना है, एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर 2 कायरल आ जाते हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते, ठीक है, 2 कायरल आ जाते हम प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक कर लेते। अगला सवाल, अ कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 shows ऑप्टिकल आइसोमर, द कंपाउंड विल बी। बताओ, अब देखो सेम वही सवाल बार बार आ रहे हैं, हमें क्या करना है? कायरल कार्बन चेक करना है, ठीक है। 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, और देखें एक कायरल आ चुका है क्योंकि यहां H होगा, और एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव, समझे। 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन 1 2 3 4 5, 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, ये हो गया, कोई कायरल कार्बन नहीं है। 2 मिथाइल हेक्सेन 1 2 3 4 5 6, देखें कोई कायरल कार्बन नहीं है, समझ गए। एक कायरल वाला ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। अंतिम सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। देखो एक कायरल चेक कर लो, मिल रहा है क्या? यहां नहीं मिल रहा, साफ साफ दिख रहा है ये, ठीक, यहां नहीं मिल रहा, यहां नहीं मिल रहा, 2 भी यार लगे, ठीक है, क्लियर है एकदम। ये कहानी है, ये कहानी है ये, बस। तो ये था आपका होमवर्क। बताएं जरा कितने लोगों के सारे सही है होमवर्क के? कितने लोगों के सारे सही है होमवर्क के? बताएं, बोल दीजिए सर, क्या कहते हो मुझसे तुम? ये वाली स्लाइड तो उसको लेक्चर की थी, हटाए तुम। कितने लोगों के सारे सही थे? बताएं मालिक जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी फटाफट। 30 29 26, 5 रॉन्ग, 22/30, 25/30, 29/30, क्या बात कर रहे हो? 28, 7/10, 10 ही कर रहे थे क्या? अरे बहुत बढ़िया, बेहतरीन, मजेदार एकदम काम चल रहा है आपका, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम सवाल सही हो रहे हैं, अच्छी बात है ये, बड़ी अच्छी बात है, मैक्सिमम सवाल सही हो रहे हैं। और ऐसा तो होगा ही ना तुम्हारे साथ, जरूरी थोड़ी सारा सही सही हो जाएगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। कभी भी आप कोई भी काम करते हो, उसका आउटपुट 100% नहीं होता। कह रहे सर हमारा तो 30 में 30 सही हो गया, आगे वाले में फैल जाओ कभी, है ना। तो डेल्टा टी कम है तुम्हारा, डेल्टा डीपीपी कम है तुम्हारा ना डेल्टा डीपीपी कम है। डेल्टा डीपीपी अगर छोटा सा है तो हो सकता है उसमें तुम्हारे 30 में 30 सही हो, अच्छी बात है जो कि, है ना। लेकिन अगर डेल्टा डीपीपी अगर बढ़ा दें, बहुत सारी डीपीपी देखें तो आज तक तुम्हारे सारे सही नहीं हुए, कुछ ना कुछ तो आपने पीछे गड़बड़ किए होंगे, है ना, या आगे। तो ये सब चलता रहेगा, बस आपका मेन काम है चलते रहना, ठीक है, आपका मेन काम है चलते रहना। कभी कभी ऐसा भी होगा आपके सामने कि सर
बहुत सारे सवाल नहीं बने, हो सकता है कई बच्चों से ना बने, तुमसे 30 बन गए अच्छी बात है, 25 बन गए बहुत अच्छी बात है, 28 बन गए बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन कई बच्चों से नहीं बन रहे होंगे, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं आप रिवीजन करो। रिवीजन की बहुत भारी कमी महसूस हो रही है जिनके सवाल सही नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो रिवाइज अच्छे से करिए, बढ़िया मजे से रिवीजन करिए, और डीपीपी आपको जो मतलब होमवर्क दिया जाता है वो ऐसा डीपीपी टाइप से लो उसको। 10 सवाल आपको डेली दे रहे हैं, ठीक है। 10 सवाल डेली का मतलब आपके वीक में कम से कम 5 लेक्चर 50 सवाल तो यूं ही हो जा रहे हैं, है ना। वो डीपीपी तो अलग मिलती है, बाकी होमवर्क के फॉर्म में भी आपको 50 सवाल अलग से मिल रहे हैं, है ना। ठीक है, तो आपकी प्रैक्टिस इतनी काफी है, बस आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। आप बार बार रिवाइज करते रहेंगे तो चीजें सीख जाएंगे। समझ गया खेल, ठीक। और कभी भी सवाल गलत हो जाए उससे डरना नहीं है, आपको उसको सॉल्व करना है, सीखना है उससे। और हमेशा ऐसा नहीं होगा तुम्हारा कि सब सवाल बनने लगे जीवन में, मतलब फिर तो भगवान बन जाओगे तुम। सारे सवाल तो हमसे नहीं बनते आज तक, तुमसे कैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो बस हमें आगे बढ़ते रहना है। किसी भी चीज का आउटपुट जो है 100% नहीं होता, 80% भी तुमने निकाल लिया तो बहुत है। धीमे धीमे आगे बढ़ जाओगे, 80 से 82 होगा, 83 होगा, फिर 80 गिरेगा, फिर 84 होगा, फिर 70 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा। ऐसे ही धीमे धीमे चलते रहोगे तो खिसक के आपका आउटपुट बढ़ता जाएगा, नंबर भी आएंगे, ठीक है। चलें फिर, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया आपका। कल मिलेंगे, कल आरएस नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कैलकुलेशन करेंगे, और कल ऑप्टिकल को एकदम दफन कर देंगे, क्योंकि परसों हमें कन्फर्मर पढ़ना ही पढ़ना है ना। कल ऑप्टिकल हो जाएगा आपका, ठीक। कह रहे हैं मालिक हमसे कभी बात कर लो, आओ जरा। बहुत दिनों बाद आज आपके लेक्चर में वीडियो कॉल की सुविधा दी जा रही है। तुम उठाते तो हो नहीं फोन, फिर हम क्या करें। फोन नहीं उठाते, तुम्हारे नेटवर्क कैसे मरे हुए होते हैं, है ना। फोन ही नहीं उठाते हो, रिचार्ज कर लिया करो कभी कभी। हेलो 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 अंकल नमस्ते, हेलो हेलो अंकल नमस्ते। और बताओ, मजे में एकदम जीवन। हेलो सरवरे, आवाज आ रही क्या। ये तुम्हारा दोस्त क्या पूछ रहा है तुमसे, ये कौन सी कोचिंग में पढ़ता है। हेलो सरवरे जी नमस्कार। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही मुझे तुम्हारी, कैसी चल रही पढ़ाई। लाइब्रेरी में बैठे हो क्या। लाइब्रेरी में बैठे हो क्या, लाइब्रेरी में हैं हैं। हेलो 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 हेलो, क्या मेरी आवाज आ रही है। कह रहे मुझसे बात करो, भेज तो दी रिक्वेस्ट, अब एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे लोग, आवाज ही नहीं आ रही, बताइए। ये देखो कैसे देख रहा है। उससे कहो पढ़ाई करे भाई। हेलो 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 हेलो, कह रहे हैं एक बैच से 2 लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा, ऐसी बात है क्या। क्यों एक ही बैच से 2 पढ़ रहे हो क्या। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या। हाँ अब आ रही है आवाज, हेलो। जी सर जी, आ गया। हाँ कैसा चल रहा है सब जीवन, पढ़ाई वढ़ाई की चल रही है। बढ़िया चल हेलो रहा सर, है सर। हेलो हेलो। बढ़िया चल रही है, अच्छा। हेलो सर, गुड सवाल हेलो आफ्टरनून हेलो सर। प्रचुर, जो बना लिए सवाल वगैरह कर लिए। यस सर, यस सर। हाँ यस सर। सर, यस सर। अच्छा बहुत बढ़िया, समझ आ रहा है कुछ। यस सर, हाँ बहुत हाँ अच्छे सर। से समझ आ यस रहा सर, है समझ सर। आ रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस टेस्ट में नंबर बढ़ाते जाइएगा, यस सर, रिवीजन करते रहिए, रिवाइज करते रहेंगे तो अच्छा यस लगेगा सर। जीवन, हाँ। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अभी दिवाली की छुट्टियों में तो रिवीजन किया होगा। यस सर, बहुत अच्छे से रिवीजन किया सर, बैकलॉग भी यस कंप्लीट सर। हुए सर। चलो बहुत बढ़िया, अच्छे से करते रहिए। तफसील जी आपने भी कर लिया रिवीजन। सर मैं प्रयास 2.2 का सर आपसे पढ़ता हूँ। आवाज नहीं आ रही है तफसील। बोलता हूँ। तो हेलो हेलो, हेलो सर, क्लासेस हो जाते हैं उसके बाद रिवीजन में दिक्कत आती है सर। कहाँ पे हो तुम, दिख नहीं रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा। तफसीर सर। हाँ क्या कह रहे हो, तफसील क्या कह रहे हो। सर क्लासेस हो जाती है उसके बाद
क्या क्या क्लास में सो जाते हो? सर क्लासेस कंप्लीट हो जाते हैं सर, उसके अच्छा, बाद रिवीजन में दिक्कत आती है। क्लासेस कंप्लीट के बाद रिवीजन में क्या समस्या आ रही है तुम्हारे लिए? रिवीजन तो करने में हाँ, तुम्हारे रिवीजन लिए करने में टाइम ही नहीं मिलता सर। अच्छा, तुम्हारे लिए एक क्या कहते हैं, बढ़िया चीज ये है कि दिन में तुम्हारी क्लास खत्म हो ही जाती है ना? हाँ तो सर। शाम के टाइम पे ना एक एक घंटे का स्लॉट बना लो हाँ शाम के समय। हाँ उसमें ये करो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी उस दिन की क्लास हुई है, क्योंकि बायो में तो या तो बॉटनी होती है, जूलॉजी होती है ना, कोई एक होती है, तो उस दिन ना ऐसे 45-45 मिनट या एक एक घंटे के स्लॉट बना के लेक्चर को रिवाइज करो, क्योंकि लेक्चर में मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चंस भी आपके हो जाते हैं, और लेक्चर का जो होमवर्क है ना वो भी साथ में निपटा दो उसी के ही, ठीक है? सर, बैकलॉग हेलो सर, बैकलॉग भी हेलो। हो जाता है ना, उसका भी टाइम बैकलॉग निकालना के लिए तुमको अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। देखो, एक हो गया तुम्हारा रेगुलर लेक्चर की, है ना? हाँ सर। क्योंकि अगर रेगुलर लेक्चर नहीं करोगे तो ये भी बैकलॉग बन जाएगा। तो रेगुलर लेक्चर को करते रहो, ये 45 मिनट एक घंटे के आसपास रिवीजन कर लो। ऑर्गेनिक में थोड़ा कम टाइम लगता है, आधे घंटे में रिवाइज हो जाएगा पूरा ओवरऑल, है ना? सवाल मैं बन जाएगा कर्नाटका से तुम्हारे, हूँ लेकिन सर, बाकी जगह कर्नाटका क्वेश्चन से। सॉल्व करने वाली चीजें जो होती हैं उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। बायोलॉजी में भी टाइम बच जाएगा आपका, है हाँ ना? सर। तो इतना टाइम आप यूज करो डेली। देखो, डेली तो तुमको रिवाइज करना ही है, साथ में जो तुम्हारे पुराने पाप रहे हैं बैकलॉग वाले वो तुम्हें क्लियर करने, तो उसके लिए तुमको अलग से लेक्चर निकालना के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, है ना? हाँ सर। ठीक है, अगर जैसे मान लो तुम्हारा यूपीएससी वगैरह ही बैकलॉग है तो कोई उम्मीद सीरीज से या फिर किसी से कर लो, है ना? हाँ मतलब वन शॉट हाँ वाला कोई लेक्चर देखिए, यूपीएससी वाले चैप्टर कवर किए जा सकते हैं ना इस टाइप के। हाँ सर। थोड़े चैप्टर होते हैं, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं होती है ना? आइसोमेरिज्म को अगर थोड़ा अच्छे से करना है तो इंडिविजुअल लेक्चर देखो उसके, जो अपन ने क्लास में किए हुए हैं, ठीक है? यस सर। कर्नाटका सर से हूँ सर। बैकलॉग हाँ सर हाँ बैकलॉग तो नहीं है, क्या इनऑर्गेनिक रिवाइज स्टार्ट कर दे? हाँ, कर दो ना रिवीजन, तो देखो करते रहो। आपको जहां भी समय मिले ना पीछे का चैप्टर रिवाइज स्टार्ट कर दो, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो तुम्हारा रेगुलर लेक्चर है वो खराब ना हो। रेगुलर लेक्चर का तो रिवीजन करना ही है। अगर तुमको टाइम मिल रहा है, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियड टेबल, ये रिवाइज करते रहो, है ना? ठीक है सर। हेलो। सर फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज हेलो करने में थोड़ी निष्ठा, दिक्कत कैसे हो रही हो? है सर। बढ़िया सर, आप बताओ हेलो क्या? सर, हेलो। सर हर हाँ, चीज को एक साथ लेके जाना दिक्कत होता है। तो वो तो टाइम करनी है मैनेज। ना। देखो, इकट्ठा सारी चीजें, इतने सारे सब्जेक्ट हैं तुम्हें पढ़ने होते हैं, वो तो करनी है। ये तो सब लोग करते हैं, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं कि हमको फिजिक्स कर रहे हैं तो केमिस्ट्री छूट जा रही है, केमिस्ट्री कर रहे हैं तो बायो छूट जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। आप क्या है, टाइम स्लॉट सेट कर लो। आपको हर एक सब्जेक्ट को बराबर बराबर टाइम देना है। कोई सब्जेक्ट में कम टाइम लगेगा, किसी में ज्यादा लगेगा, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल आप ये मान के चलो डेली 45 मिनट से लेकर एक घंटे के आसपास तुमको करना ही पड़ेगा, है ना? लेक्चर है उसका रिवीजन कर लो। देखो, लेक्चर अच्छे से देखोगे ना क्लास में, तो इसके बाद आपका क्या बचता है? होमवर्क डिस्कशन बचता है। मतलब होमवर्क जो होता है वो कर लो आप, उसका डिस्कशन हम कर ही लेते हैं, है ना? तो होमवर्क कर लो, और जो क्लास में अच्छे अच्छे पॉइंट्स या कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जो आपके ऊपर से निकल गए थे तो उसको अच्छे से देख लो, ठीक है? ठीक है। हेलो सर, हेलो। हाँ भुवनेश जी, हेलो। कैसे हो? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर। कहाँ घूम रहे हो? लाइब्रेरी में हो क्या? हाँ सर, लाइब्रेरी के जस्ट बाहर खड़ा हूँ। अच्छा, बाहर निकाल तो दिया जैसे लाइब्रेरी फिजिकल, वालों ने? हाँ नहीं मैं निकला हूँ सर, लाइब्रेरी के अंदर नहीं बोल सकते ना हाँ हाँ। सर। वो फिजिकल केमिस्ट्री का कैसे रिवीजन करें सर, वो बिल्कुल ही उड़ गई माइंड में। फिजिकल केमिस्ट्री के रिवीजन के लिए आपको फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज फॉर्मूले सबसे पहले रिवाइज करने पड़ेंगे कि उस तो पर्टिकुलर उसके लिए चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं, ठीक है? और उन तो फॉर्मूले से उसके लिए रिलेटेड स्पेसिफिक टाइम कैसे लगाना है। निकालना है? हाँ, क्या कह रहे हो? उसके लिए स्पेसिफिक टाइम कैसे निकालने, जैसे बाकी सारा टाइम तो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। बेटा, थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलेगा, आराम से टाइम मिल जाएगा तुमको। आप क्या करो, जो आपका मैंने अभी बोला ना, जो आपका रेगुलर लेक्चर है उसमें आप 45 मिनट 50 मिनट डेली दो। रेगुलर लेक्चर का बैकलॉग नहीं होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा जो एक्स्ट्रा टाइम निकालोगे उसमें मान लो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट हर एक चैप्टर के फॉर्मूले लिख लो, है ना? और उन फॉर्मूलों को लिख के रिवाइज करके सवाल लगा लो। सबसे बढ़िया यही है। और जैसे जैसे सर मेरे पिछले कुछ टेस्ट भी छूट रहे, तो उनका क्या करें? उनको अभी छोड़ दो, पुराने टेस्ट मत करो, पहले पुराना बैकलॉग क्लियर करो, सबसे पहले ये करो। क्योंकि पुराना टेस्ट देने जाओगे फिर तुम डिमोटिवेट हो जाओगे, सर सवाल नहीं बन रहे हैं। पहले आप पीछे की चीजें सही करो, जो बैकलॉग है उसको क्लियर करो, है ना? डेली तुम्हें थोड़ा समय देना पड़ेगा हेलो बैकलॉग। सर, हेलो सर। हेलो अमन जी, कैसे हैं? बढ़िया सर, आप कैसे हो अच्छा, सर? दोनों का नाम अमन है कि एक का नाम अमन है? यस सर, अमन मैं हूँ सर। ये कौन है? मैं रवि हूँ सर, इसी रवि? बैच में पढ़ता हूँ। एक ही उससे पढ़ते हो क्या, बैच से? यस सर, यस सर। अच्छा। सर ये दिक्कत, ये फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में दिक्कत आ रही है सर, हाँ। और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है। अच्छा, वो कंप्लीट कैसे करें सर? फिजिकल केमिस्ट्री में वो ज्यादा दिक्कत है। वो बेटा ऐसा होता है कि अगर हमारे अंदर आलस होता है ना,
तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री खराब रहती है। क्यों? क्योंकि बाकी सब्जेक्ट के सवाल तो देख के बन जाते हैं तुमसे। सर एक ओवर थिंकिंग हो जाती है कभी कभी, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करना है? उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ ये करना है कि पहले तुम्हें सबसे पहले सुबह उठ के ना अपने गोल लिखने हैं कि तुम्हारे आज के गोल क्या हैं, और उन गोल को पूरा करना है। अगर 80% भी पूरे कर लिए तो काफी है, ठीक है। और सर जो आप पर लिखना कैसे है? ऐसा नहीं कि गोल लिखने में 1 घंटा लगाए जा रहे हो, है ना। सुबह सुबह 5 से 10 मिनट थोड़ा अपने आप से बात करके गोल लिख लो कि आज मेरे को ये टॉपिक्स, ये चीजें करनी है, इसका मुझे बैकलॉग क्लियर करना है, और वो लिख करके फिर उस पर फोकस करो कि हाँ मेरे को ये टाइम देना है इसमें, है ना। और सर आप जो क्लास में क्वेश्चन कराते हो इसके अलावा और करनी है कुछ? नहीं, कुछ नहीं करना, क्लास का काम करते जाओ, होमवर्क करते जाओ, डीपीपी करते जाओ, बस, ठीक है। और सर जैसे अब 12th स्टार्ट हो जाएगी तो फिर 11th का रिवीजन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो उसको कैसे कंप्लीट करें? उसको अभी से चालू कर दो, उसका रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो। जैसे अभी एक बच्चे ने पूछा ना कि आईओसी का रिवीजन हम कर सकते हैं, तो पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग करते जाओ। अगर तुम हर एक चैप्टर को टॉपिक वाइज भी रिवाइज करोगे ना, तो भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है। ऐसा नहीं है कुछ टाइम नहीं है, टाइम बहुत है। मैं सर टाइम को साथ साथ यूटिलाइज में करो, इनऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहा हूँ सर, सही है क्या? बिल्कुल सही है, करते जाओ। जैसे मान लो तुम ऐसा टारगेट सेट कर लो कि आज मेरे को ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन 2 चीजों के सवाल करने, रिवाइज करना है। केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो, आयनिक बॉन्ड कर लेंगे एक दिन हम वीबीटी कर लेंगे, एक दिन हाइब्रिडाइजेशन कर लेंगे। बहुत टाइम है भाई, आराम आराम से कर लो, लेकिन टॉपिक वाइज करो। पूरा चैप्टर उठा के रिवाइज करोगे, जोश में एक बार कर लोगे एक दिन, दूसरे दिन नहीं कर पाओगे। फिर टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो कि एक वीक में तुमने पूरा बना लिया कि मुझे इस हफ्ते केमिकल बॉन्डिंग पूरा खत्म करना है, तो उसको टॉपिक वाइज डिवाइड कर लो। डेली थोड़ा थोड़ा करते जाओ, है ना। ओके सर, ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। बाय बाय। बच्चे लिख रहे हैं बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड। थैंक यू सर। चलिए, मिलते हैं बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।